हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको पता है यार, एएलपी की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप अपने आप को इस तरीके से अब तैयार करो कि ये इस बार आपको सिलेक्शन 100% लेना है। तो उसी कड़ी में मैं आपके साथ आपका जो मैंने पहले भी बोला है कि आप सिर्फ सीबीटी 1 को अभी ना टारगेट करते हुए आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वैकेंसी की बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं। सबकी तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से है कि आपको उसका दोगुना मेहनत करना पड़ेगा अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो। तो आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में यूथ आपके साथ, चाहे आपका नॉन टेक पोर्शन हो चाहे टेक्निकल पोर्शन हो, आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ला चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप जाके चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजन या वाईसीटी पब्लिकेशन का खुद का एक ऐप है, आप जाके वहां से बुक को परचेज कर सकते हो। तो हम लोग यार इसमें टेक्निकल में इसमें जो मैकेनिकल के टेक्निकल में हम लोगों ने आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ट्रेड मैकेनिकल डीजल का। समझ में आती बात? मैकेनिकल डीजल का पेपर सॉल्व करेंगे जो 8/2/2019 में हुआ था, 10 से 12:30 के बीच। समझ में आती है बात? क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी। इसमें भी आपको पता है कि जो अपना सीबीटी 2 होता है, ये पता है आपको कि सीबीटी 2 जो होता है, इसमें भी पार्ट ए होता है और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्वेश्चन आते हैं 100, नॉन टेक्निकल के होते हैं। टेक्निकल पोर्शन अपना पार्ट बी होता है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। समझ में आती बात? ये क्लियर है? तो अपने मैकेनिकल का जो पार्ट बी है वो करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा बताइए। क्वेश्चन अपना है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, during the discharging of lead acid battery, active material present in both plate converted into। एक लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों में मौजूद सक्रिय सामग्री या पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। बताइए किस में परिवर्तित होती है? लेड ऑक्साइड में, लेड सल्फेट में, लेड डीऑक्साइडाइज में या स्पंजी लेड में? किस में कन्वर्ट होती है बताइए। और ये बैटरी आप सब लोगों ने देखा भी होगा, आप इस्तेमाल भी करते हो। लेड एसिड बैटरी अब तो नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है आप इससे नहीं समझ पाओगे जब आपको इसके टर्मिनल में दिखाऊंगा, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और क्या इसमें मटेरियल्स होते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि ये किस में, लेड ऑक्साइड में जाएगा, लेड सल्फेट में जाएगा, लेड डीऑक्साइड होगा या स्पंजी लेड बनाएगा। तो देखिए आप इसमें क्या है, इसमें आप जब देखोगे ये है आपका पूरा लेड एसिड बैटरी का। इसी से आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। जो आपका ये देखिए पॉजिटिव, ये आपका क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या है, ये मटेरियल लेड डीऑक्साइड। समझ में आती है बात? और यहां पे क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या है आपका, पोरस लेड। इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि आप जानते हो कि बैटरी में क्या टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में है आपका लेड डीऑक्साइड, और आपका इसमें निगेटिव टर्मिनल में क्या है, पोरस लेड। समझ में आती है बात? अब यहाँ पे ये जो H2SO4 का सोल्यूशन है, H2SO4 का सोल्यूशन है, जब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। पूछा जाता है, पूछा भी जाता है कि आपकी लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं। तो क्या यूज किया है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड 6 मोलर। समझ में आती है सब बात? तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इसमें तो आपसे पूछा कि क्या डिस्चार्जिंग बनता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पे और निगेटिव टर्मिनल पे। तो ये आपको पोरस लेड और आपको लेड डीऑक्साइड दोनों ये भी याद होना चाहिए। समझ में आती है ये सब बातें? क्लियर? तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, यहां पे जो रिएक्शन करके बनाएंगी वो क्या बनाएगा आपका, लेड सल्फेट। क्या बनाएगा, PbSO4 को बनाएगा। समझ में आती बात? ये क्लियर है? ये
जब रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये लेड सल्फेट। समझ में आती बात, ये क्लियर है। तो जब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि डिस्चार्जिंग के दौरान जो अपनी लेड एसिड बैटरी है, डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों में मौजूद सक्रिय पदार्थ, दोनों प्लेटों पे कौन कौन सा सक्रिय पदार्थ है, एक आपका स्पॉन्जी लेड है, एक आपका क्या है, लेड डाइऑक्साइड है। समझ में आती बात, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका PbSO4, और इसको क्या बोलते हैं, PbSO4 को लेड सल्फेट। समझ में आती है सब बात, क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें तो आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि किसमें परिवर्तित होता है जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो आपका मटेरियल है वो लेड सल्फेट पे कन्वर्ट होता है। क्या मटेरियल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए यार, स्पॉन्जी लेड है और आपका क्या है, लेड डाइऑक्साइड। ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आती बात, तो ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, गिवन फिगर शोज, दिया गया चित्र कौन सा है, टेलीस्कोपिक गेज है, स्ट्रेट एज गेज है, थ्रेड पिच गेज है, फिलर गेज है, क्या है ये बताइए जरा। ये डायग्राम क्या है, किसका डायग्राम है ये। अगर आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक नाम लिखा हुआ है यार, ये नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विटवर्थ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विटवर्थ। ये अगर आपने यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखा तो इस पे यहाँ पे क्या लिखा है, ये इस पे लिखा है विटवर्थ, और क्या लिखा है, एंगल 55 डिग्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपने थ्रेड के बारे में पढ़ा हुआ है, थ्रेड मतलब चूड़ियां, अगर आपने थ्रेड के बारे में पढ़ा हुआ है, पिछले पेपर में मैंने ये डिस्कस भी किया था, उसमें हम लोगों ने थ्रेड के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपोजाइडल थ्रेड। उसमें ट्रेपोजाइडल थ्रेड में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्मिक थ्रेड। फिर उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो अपना स्क्वायर और ट्रेपोजाइडल का मिक्सचर होता है वो आप उसमें क्या पढ़ते हो, आप बटरेस थ्रेड। उसमें एंगल की भी हम लोगों ने बातें की थी कि स्क्वायर थ्रेड में जो आपकी एंगल यूज होता है वो 90 डिग्री यूज करते हैं हम। वर्गाकार चूड़ियों की बारे में बात की थी, समलंबी चूड़ियों के बारे में बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने एंगल कितना बात किया था, एक्मी थ्रेड का, एक्मी चूड़ियों में 29 डिग्री। फिर हम लोगों ने यार उसी में बात की थी किसकी, बटरेस थ्रेड की। बटरेस थ्रेड में एंगल कितना था, 45 डिग्री। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, विटवर्थ थ्रेड। ये विटवर्थ, ये भी क्या है आपका, थ्रेड है। ये भी आपका क्या है, थ्रेड है, ट्रेपोजाइडल थ्रेड में ही आता है, जिसका एंगल कितना है, 55 डिग्री। अगर ये आपको पता है तो आप डेफिनेटली आप ये जान पाओगे कि आप ये किसका है, आपका थ्रेड पिच गेज है। समझ में आती बात, ये समझ में आती है बात, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई बात। ये आपको सिर्फ ये डायग्राम से ही देख के आप बता सकते हो कि विड्थ 55 डिग्री वहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है कि थ्रेड टाइप में विड्थ भी आता है तो आपका एक ही ऑप्शन है, थ्रेड पिच गेज। समझ में आती है सब बातें, क्लियर है। जितने थ्रेड के बारे में बताया है, स्क्वायर है, एक्मिक थ्रेड है, बटरेस थ्रेड है, विटवर्थ थ्रेड है, उनके बीच का एंगल, ये सब पूछा जाता है, पूछा जाएगा। समझ में आती है सब बातें, क्लियर है। अब हम बात अगर करें फिलर गेज की, एक ऑप्शन में आप ये देखो, फिलर गेज क्या करता है यार, फिलर गेज का डायग्राम कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका फिलर गेज, ये क्या है आपका, ये है आपका फिलर गेज। फिलर गेज का काम क्या होता है, फिलर गेज का काम दो मेटिंग पार्ट, जो आपके दो पार्ट जो मेटिंग वाले हैं, मेटिंग पार्ट के बीच के गैप को मेजर करने का काम फिलर गेज करता है। क्या मेजर करता है ये, क्लियरेंस। समझ में आती है सब बातें, समझ में आती है बात। जब कभी भी यह फिलर गेज का नाम आएगा, अभी तो डायग्राम आपको दिया, आपने वहां पे पहचान लिया कि वो थ्रेड पिच गेज है, अगर ये डायग्राम आपको मिलता है तो आप इसको भी बता पाओगे क्या है, ये फिलर गेज है। फिलर गेज का काम क्या है, क्लियरेंस को मेजर करना। समझ में आती बात, क्लियर है। जैसे होल और सेप्ट को आप लगा रहे हो तो उसमें जो क्लियरेंस होता है उसको मेजर करने का काम आपका क्या करता है, फिलर गेज करता है। समझ में आती है सब बातें, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैंड फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है? हील है, कर्व है, टैग है या बेली? अगर आप हैंड फाइल का डायग्राम नहीं देखे हो तो ये बता भी नहीं पाओगे। आपको ये पता है, जो लोग गांव में रहते हैं उनको भी ये पता होगा कि किसी की घिसाई करते हैं हम लोग। जो आपकी पहले क्या होता था जो आपके वहां पे हम लोग घास काटने वाली मशीन होती है, जो घास काटने वाली मशीन है उसको नुकीला बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैंड फाइल का। हैंड फाइल का काम क्या है? उसको हम हैंड फाइल से रगड़ के, खिस के, उसमें जो उसके जो टूल्स हैं जो घिस गए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको एक्टिव करने का काम हमारा हैंड फाइल करता है। समझ में आता है भाई? मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये है आपका हैंड फाइल, ये आपकी हैंड फाइल है। ये देखिए, आप घास काटने वाली मशीन है, इसमें जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको किसका? नुकीला बनाने के लिए। समझ में आती है ये सब बातें? इसको क्या बात करते हैं हम लोग? नुकीला बनाने के लिए हैंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सबने देखा होगा, ज्यादातर जिसने घास काटने वाली मशीन को देखा है उसको नुकीला बनाने के लिए हैंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टर्म है जो आपके ऑप्शन में है? ये आपका टैंग है, समझ में आती बात? ये आपका क्या है? हील है। ये आपके क्या है? कटिंग एजेस हैं। ये आपका क्या है? पूरा यहां से लेके यहां तक का टर्म क्या कहलाता है? बेली। ये क्या कहलाता है? आपका पॉइंट है। और ये क्या है? आपका हैंड फाइल टोटल। तो अब जब कभी भी हैंड फाइल का नाम आए आपके पास तो ये सारे के सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। समझ में आती बात? ये क्लियर है? आपको डायग्राम से क्लियर है ना? क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका है? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हील भी है उसमें, आपका टैंग भी है उसमें, और आपका बेली भी है। क्या नहीं है उसमें? कर्व। तो आंसर इज क्या? क्या करेक्ट है आपका आंसर? बी इज करेक्ट। समझ में आती है बात? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फेस एंगल ऑफ 45 डिग्रीज नॉर्मली सुटेबल फॉर। बताइए जरा इसमें क्या है? फेस एंगल ऑफ 45 डिग्री इज नॉर्मली सुटेबल फॉर। 45 डिग्री का फेस एंगल सामान्यतः किसके लिए उपयुक्त होता है? स्लीव वॉल्व के लिए, रोटरी वॉल्व के लिए, रीड वॉल्व के लिए, या आपका क्या एग्जॉस्ट वॉल्व के लिए? किसके लिए यूज होता है? क्या 45 डिग्री का फेस एंगल? समझ में आती बात? ये समझ में आती है? तो ये जो फेस एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, फेस एंगल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती है बात? ये 45 डिग्री जो फेस एंगल का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व के लिए यूज किया जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व या इनलेट वाल्व का इस्तेमाल कहां करते हैं? एग्जॉस्ट वाल्व या इनलेट वाल्व का इस्तेमाल हम लोग आईसी इंजन में जब क्या होता है, जब आप एसआई इंजन की बात कर लो चाहे सीआई इंजन की बात कर लो, वहां पे फ्यूल को, ईंधन को अंदर करने के लिए, सिलेंडर में रखने के लिए वहां पे वाल्व यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है? जब रासायनिक अपक्रियाएं हो जाती हैं, जब आप केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हो, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है उससे आप यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हो, उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एग्जॉस्ट वाल्व। समझ में आती बात? तो ये जो याद रखना, 45 डिग्री का जो फेस एंगल है वो कहां इस्तेमाल किया जाता है? आपके एग्जॉस्ट वाल्व में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती है बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकारक लौ में, ये किसका क्वेश्चन है? ये आपके वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें वेल्डिंग में आपको पता है कितनी तरीके की फ्लेम होती हैं, उन्हीं के बारे में आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा है बताइए जरा ऑप्शन में? इंटरनल कोन इज व्हाइट एंड आउटर कोन इज ब्लू और कलर। आंतरिक शंकु सफेद और बाह्य शंकु नीले रंग के होते हैं। इंटरनल कोन इज व्हाइट, मिडिल कोन इज ब्लू एंड आउटर कोन इज ऑफ रेड कलर। आंतरिक शंकु सफेद, माध्यमिक शंकु नीले और बाह्य शंकु लाल रंग के होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? इंटरनल कोन इज ब्लू एंड आउटर कोन इज रेड कलर। आंतरिक शंकु नीले और बाह्य शंकु लाल रंग के होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज इंटरनल कोन इज व्हाइट, मिडिल कोन इज रेड एंड आउटर कोन इज ब्लू कलर। आंतरिक शंकु सफेद,
माध्यमिक शंकु लाल और बाह्य शंकु नीले रंग के होते हैं। बताइए जरा कितने तरीके के फ्लेम्स होते हैं? वेल्डिंग में आपने पढ़ा होगा, आप इसमें कितने तरीके के फ्लेम होते हैं? आपके इसमें 3 तरीके के फ्लेम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं यार? वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है और आपका क्या होता है? रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का परसेंटेज इक्वल होता है, और आपका थर्ड अगर आप बात करोगे कार्बोराइजिंग फ्लेम का, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये तो हो गया परसेंटेज के बारे में, लेकिन आपसे तो ये पूछा नहीं गया, आपसे तो पूछा गया जो उसमें क्या है, लॉ, फ्लेम जो जलती है उसमें क्या होता है, कितनी लॉ होती है, कितने जो उसकी लॉ बनती है उसमें क्या क्या कलर के लॉ आपको देखने को मिलते हैं, किसमें? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। आपसे ये पूछा गया, बताओ जरा आप। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है आपका, तो जो आपका इंटरनल कोन है, जो आपका इंटरनल कोन है ये है जैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, 3 फ्लेम होती हैं, तो जो आपका ये इंटरनल फ्लेम है, ये वाले की बात करूं तो ये आपका क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, सफेद होता है। समझ में आती बात? और इसके बाद ये जो मिड पोर्शन की अगर मैं बात करूं, मिडिल पोर्शन की बात करूं, तो ये किस में आता है आपका? रेड। मिडिल पोर्शन की बात करता हूं। और अगर मैं आउटर की बात करूं, बाहरी सतह की बात करूं, तो वो आपका कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। समझ में आती है सब बात? क्लियर है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आती बात? ये अगर इसके अलावा इसमें क्या पूछा और जा सकता है? ये तो पूछा जा चुका है, इसमें आपसे रिड्यूसिंग फ्लेम का पूछ सकते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का पूछ सकते हैं। तो देखिए जरा, ये है आपका ये आपके 3 फ्लेम है, आप देख रहे हो ना, ये फ्लेम है, मिडिल फ्लेम है, और ये क्या है आपका? बाहर का फ्लेम, बाहर की परत है। तो बाहर देखो सब में क्या बन रहा है? ब्लू बन रहा है। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये इनर बहुत छोटा है। किसमें? अगर हम बात आप करोगे कार्बोराइजिंग फ्लेम में, उसमें जो इनर पोर्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। समझ में आती बात है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो इनर का टेम्परेचर होता है वो भी कितना होता है आपका? 3400 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कार्बोराइजिंग में फ्लेम की बात करोगे तो वो आएगा इनर पोर्शन के, इनर कोन का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 2900 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बात करोगे न्यूट्रल फ्लेम के इनर पोर्शन की, उसका भी टेम्परेचर आपका 3200 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आ गया? समझ में आती है बात? समझ में आ गई? तो ये तीनों आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके सारे के सारे टेम्परेचर, तापमान आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिंटल नोजल इज यूज्ड टू स्टॉप इन द होल। पिंटल नोजल का उपयोग छिद्र में किसको रोकने के लिए किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, आपका क्या है थर्ड ऑप्शन? सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन या फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बताइए जरा किसके लिए यूज किया जाता है? तेल का बनने के लिए, भाप के बनने के लिए, कार्बन के जमाव के लिए, या पानी के बनने के लिए? पिंटल नोजल का यूज कहां किया जाता है? बताइए जरा। तो जो पिंटल नोजल का इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? सेक्वेस्ट्रेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है? ये सेक्वेस्ट्रेशन मतलब होता है जमाव। क्या होता है इसका मतलब? जमाव। और ये किसके लिए? कार्बन का जमाव होने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती बात? क्लियर है कि ये कार्बन इसमें जमा ना होने पाए, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पिंटल नोजल का। क्लियर है ये बात? समझ में आती बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। समझ में आ गया? सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन। समझ में आती बात? कार्बन का जमाव ना हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पिंटल नोजल। क्लियर है? क्लियर है इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है?
सीलिंग द कंबशन चैम्बर सो दैट नो गैस विल बी ट्रांसफर फ्रॉम चैम्बर। दहन कक्ष को सील करना ताकि चैम्बर एवं क्रैंक से गैसों का कोई अंतरण ना हो। प्रोवाइड स्पेस फॉर लुब्रिकेशन ऑयल फिल्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म के लिए जगह प्रदान करना। टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल, इंजन ऑयल की खपत को नियंत्रित करने के लिए। टू हेल्प आउट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पिस्टन सिलेंडर वॉल, पिस्टन से सिलेंडर तक की दीवार तक उष्मा अंतरण में मदद करना। किसके लिए किया जाता है पिस्टन रिंग? जब मैंने पहला पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी मैंने आपको पिस्टन रिंग के बारे में बताया था। पिस्टन रिंग कितना इस्तेमाल होता है? मिनिमम आप 2 करते हो। समझ में आ गई बात? कौन कौन सी होती है? कंप्रेशन रिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? ऑयल रिंग होती है। तो जो पिस्टन में टॉप पे लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपीडक रिंग। समझ में आती? कंप्रेशन रिंग। और जो बॉटम पे लगाते हो आप उसको बोलते हैं ऑयल रिंग। समझ में आती है सब बातें? क्लियर है? आपसे ये पूछा है कि जो आप रिंग लगाते हो पिस्टन में उसका इस्तेमाल करते क्यों? समझ में आती बात? क्यों करते हैं? उस रिंग को लगाने के लिए क्या उसका फायदा है? उसका फायदा ये है कि आपको सीलिंग से बचाता है। समझ में आती बात? ताकि जो आपका गैस आपके चैम्बर से ट्रांसफर ना हो। समझ में आती बात? दूसरा क्या है आपका? वो आपके कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल को बचाता है। इंजन ऑयल की खपत को क्या करता है? कम करता है, लीक नहीं होने देता है। थर्ड आपको यह भी करता है जो आपका हीट होता है, जो आपका चाहे कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करो, चाहे जब आपका फ्यूल बर्न करता है तो उसमें जो हीट बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, तो हीट को पिस्टन से सिलेंडर की ओर ट्रांसफर करने का भी काम आपका क्या करता है? पिस्टन रिंग करता है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये काम ये बिल्कुल नहीं करता। ये तीनों पॉइंट जो आपका ए पॉइंट है, आपका सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, वो आपका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। किसके बारे में? पिस्टन रिंग के। पिस्टन रिंग आपको मैंने बताया कितने तरीके का होता है। पिस्टन रिंग आप 2 तरीके का इस्तेमाल करते हो, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग आप कहां पे लगाते हो? टॉप पे लगाते हो। ऑयल रिंग आप कहां पे लगाते हो? बॉटम पे लगाते हो। समझ में आती है ये सब बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following material is not used for manufacturing crankshaft? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए नहीं किया जाता है? बताइए, किसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो? 1 मिनट। Which of the following material is not used for manufacturing crankshaft? बताइए इसमें किसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो? किसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो इसमें? फोर्ज स्टील का, डक्टाइल आयरन का, टिन का या टाइटेनियम का? किसका इस्तेमाल आप क्रैंकशैफ्ट में? क्रैंकशैफ्ट कहां पे इस्तेमाल होता है? आईसी इंजन में आप इस्तेमाल करते हो क्रैंकशैफ्ट में। समझ में आती बात? कहां यूज किया जाता है ये आपका जो पिस्टन में है, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड होता है वो गजन पिन द्वारा जोड़ते हैं किससे? क्रैंकशैफ्ट से। तो आपका क्रैंकशैफ्ट किससे नहीं बना होता? आपको मटेरियल पूछा है सीधे सीधे। तो जो आपका क्रैंकशैफ्ट है वो उसके लिए इनमें से फोर्ज स्टील भी है, डक्टाइल आयरन भी है, टाइटेनियम भी बना सकते हो। आप किससे नहीं बना सकते? ओनली टीन। टीन से आप क्रैंकशैफ्ट को नहीं बना सकते। टीन से आप क्रैंकशैफ्ट के लिए बहुत खराब मटेरियल है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखिए, ये चार्ट आपको मैं दे रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये बार बार आपसे चाहे आरआरबी जेई में भी पूछता है, एएलपी में भी पूछता है और हीट इंजन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है आपके, चाहे आपका सिलेंडर ब्लॉक हो, चाहे सिलेंडर हेड हो, चाहे आपका पिस्टन हो, चाहे आपका कनेक्टिंग रॉड हो, चाहे आपका क्रैंकशैफ्ट हो, चाहे आपका पिस्टन रिंग हो, इनका मटेरियल यार पूछा ही जाता है। कोई ना कोई आपसे मटेरियल के बारे में पूछेगा ही। समझ में आती बात? इसमें किसी भी पार्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जब कभी कभी सिलेंडर ब्लॉक की बात करोगे तो सिलेंडर ब्लॉक में क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक आपका किससे बना होता है? कास्ट आयरन का।
सिलेंडर ब्लॉक आपका कास्ट आयरन से बना होता है। सिलेंडर हेड की बात करोगे वो किससे बना होता है, वो बना होता है एल्यूमिनियम से। सिलेंडर हेड की जो बात करोगे वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से। अगर आप पिस्टन की बात करोगे तो पिस्टन किससे बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय से। कनेक्टिंग रॉड किससे बना होता है, फोर्ज लो स्टील से। अगर आप क्रैंक शेफ्ट की बात करोगे ये किससे बना होता है, एलॉय स्टील से। और आप पिस्टन रिंग की बात करोगे तो पिस्टन रिंग किससे बना होता है, कास्ट आयरन से। तो ये जितने भी आपके ये आईसी इंजन की पार्ट हैं इसमें, वो उनका मटेरियल आपको टिप्स पे होना चाहिए एकदम, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। समझ में आती है सब बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिल इन अ गिवन फिगर इज, चित्र में प्रदर्शित ड्रिल, चित्र में प्रदर्शित ड्रिल है कौन सी है, स्पेड ड्रिल है, सेंट्रल ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है, या टेपर सैंक कोर ड्रिल है। कौन सी ड्रिल है, कौन सी ड्रिल है बताइए जरा, कौन सी ड्रिल है ये, कौन सी ड्रिल है। ये डायग्राम से आपको बताना है। ये जो ड्रिल है इसको हम बोलते हैं स्पेड ड्रिल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पेड ड्रिल। समझ में आती बात, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड ड्रिल। तो ये क्या है, सेंट्रल ड्रिल का डायग्राम कैसा होता है, ट्विस्ट ड्रिल का डायग्राम कैसा होता है, और टेपर सैंक कोर ड्रिल का डायग्राम कैसा होता है। अभी तो आपसे सिर्फ क्या पूछा है, स्पेड ड्रिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है यार, सेंट्रल ड्रिल कैसा होता है, ट्विस्ट ड्रिल कैसा होता है, या आपको टेपर सैंक कोर ड्रिल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके सारे के डायग्राम आपको डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। कैसा होता है मैं दिखाता हूं, ये है, ये आपका जो डायग्राम है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ड्रिल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ड्रिल, केंद्र ड्रिल। समझ में आती बात ये, इसको क्या बोलते हो आप, सेंट्रल ड्रिल बोलते हो। और आपका ये क्या है, ये आपका है ट्विस्ट ड्रिल। इसको क्या बोलते हो आप, ट्विस्ट ड्रिल। ये आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, टेपर शैंक कोर ड्रिल। देखो आप, टेपर बनाया गया है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, टेपर कोर शैंक ड्रिल। समझ में आती बात है, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आती बात। तो ये क्या है आपका ट्विस्ट ड्रिल है, ये आपका सेंटर ड्रिल है, ये आपका क्या है, टेपर कोर शैंक ड्रिल। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। तो तीनों के डायग्राम आपको पता होने चाहिए। ये जो दिया गया है डायग्राम वो किसका है, वो स्पेड ड्रिल का है। समझ में आती बात, ये आपका स्पेड ड्रिल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, which part of piston is under high temperature and pressure, पिस्टन का कौन सा भाग उच्च दाब और ताप के अधीन होता है, स्कर्ट, लैंड, क्राउन, या रिंग सेक्शन। कौन सा पोर्शन में सबसे ज्यादा प्रेशर और आपका क्या रहता है, ताप के अधीन होता है, बताइए जरा इसमें बताइए जरा, कौन सा होगा ये, पिस्टन का कौन सा भाग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का पे होता है। तो पिस्टन का क्राउन वाला पोर्शन, ये जो क्राउन वाला है ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें पिस्टन की बात करें, तो पिस्टन की अगर हम बात करते हैं तो जो पिस्टन का अपर्ड वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, क्राउन। और क्राउन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो इनलेट वाल्व होता है, जो इनलेट वाल्व होता है, यहां से फ्यूल इसमें आती है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक इसमें करते हैं, स्पार्क प्लग द्वारा फ्यूल को जलाते हैं, तो ये जो ऊपरी पार्ट होता है, जो क्राउन होता है इसका पिस्टन का, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है। अगर आपको पिस्टन की ज्योमेट्री नहीं पता है तो ये नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि पिस्टन का स्कर्ट कहाँ है, क्राउन कहाँ है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका क्राउन पोर्शन है पिस्टन का, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। जैसे ही इनलेट वॉल्व से ईंधन इसके अंदर आता है सिलेंडर के, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक में स्पार्क प्लग द्वारा इसमें फ्यूल को जलाया जाता है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान होता है, वो कहां पे होता है, क्राउन पे। समझ में आती है बात, क्लियर है क्लियर है इसमें ये समझ में आती, ये है आपका देखो पिस्टन।
तो सारा डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है आपका पिस्टन क्राउन, कहां पे है, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन क्राउन। तो आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिस्टन क्राउन। और यही क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान और अधिकतम प्रेशर पे होता है। समझ में आती है ये सब बात। स्कर्ट की बात करें तो ये क्या है आपका पिस्टन स्कर्ट। और आपका ये क्या है, रिंग की भी मैंने बात किया था, देखो आप पे टॉप पे क्या है, टॉप कंप्रेशन रिंग है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड कंप्रेशन रिंग है। थर्ड में क्या है, ऑयल कंट्रोल रिंग है। तो जब कभी भी आपके पिस्टन रिंग के बारे में भी बात करें, अभी पूछा था आपसे, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछेगा घुमा के। पिस्टन रिंग के बारे में कितनी रिंग लगी हुई है, 3। टॉप पे क्या लगा है, कंप्रेशन रिंग, संपीडक रिंग। सेकेंड में क्या लगा है, सेकेंड कंप्रेशन रिंग। और आपका थर्ड पे क्या लगा है, ऑयल कंट्रोल रिंग। समझ में आती बात, ये क्लियर है। ऑयल कंट्रोल रिंग का इस्तेमाल क्या होता है, आपका जो सिलेंडर में आपका जो पिस्टन के साथ हीट ट्रांसफर कराने के लिए काम में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका कंप्रेशन रिंग है उसमें क्या होता है कि जो आपके ऑयल हैं वो लीक ना कर पाए, उसके इस्तेमाल के लिए आपका क्या होता है, कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई। कनेक्टिंग रॉड सैफ्ट, ये आपका कनेक्टिंग रॉड कैप है। बियरिंग कहां होती है, यहां पे होती है। और ये आपका क्या है, कनेक्टिंग रॉड बोल्ट। तो आपको पिस्टन का डायग्राम पता होना चाहिए। समझ में आती बात, समझ में आ गई। पिस्टन रिंग के बारे में समझ में आ गया। पिस्टन रिंग में कौन कौन सी रिंग होती है, आपकी टॉप कंप्रेशन रिंग है, सेकंड कंप्रेशन रिंग है, और आपका थर्ड ऑयल कंट्रोल रिंग है। समझ में आती बात, क्लियर है। इसमें इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, What do you use to get a smooth finish and accurate size of drill hole? आप अच्छी तरह से फिनिश प्राप्त करने और ड्रिल किए गए छिद्रों का सटीक आकार प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। आप बताओ, क्या स्पॉट फेसिंग का इस्तेमाल होता है, रिमिंग का इस्तेमाल होता है, बोरिंग का इस्तेमाल होता है, या काउंटर सिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, आपका ड्रिल कोई होल है उसको क्या कर रहे हो आप, स्मूथ फिनिश एंड एक्यूरेट कर रहे हो। समझ में आ रही बात। तो ये किसका काम होता है, ये आपका रिमिंग प्रोसेस में करते हो। रिमिंग प्रोसेस का काम ही है सरफेस को फिनिश करना। कोई होल पहले से बनाया जा चुका है, किसके द्वारा, ड्रिल प्रोसेस के द्वारा। ड्रिल प्रोसेस से आपने कोई होल को बनाया, उसके क्या होते हैं कि उसको स्मूथ करने के लिए, सतह को आपके जो आपके इरेगुलर शेप हैं उनको सही करने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रिमिंग। बोरिंग क्या होता है फिर, बोरिंग क्या है कि आपने कोई ड्रिलिंग से आपने एक कोई होल कर दिया है। समझ में आती बात, एक कोई होल कर दिया है, अगर उस होल की साइज को आप बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, हम बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आती बात, ये बोरिंग का इस्तेमाल वहां है होता है कि एक कोई आपने होल बना लिया है, किसके द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा। अब आप चाह रहे हो कि उस होल के साइज को हम बढ़ाएं, उसके लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। अगर आप काउंटर सिंकिंग की बात करेंगे तो टेपर शेप बनाने के लिए, टेपर शेप, काउंटर सिंकिंग का इस्तेमाल, आपको टेपर होल बनाना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, काउंटर सिंकिंग का। समझ में आती है बात। स्पॉट फेसिंग क्या होता है, स्पॉट फेसिंग भी आप होल ही करते हो। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि नट और बोल्ट आपने देखा है, बोल्ट के अपर वाले पार्ट को मतलब अपर वाले पार्ट को फिट करने के लिए जो होल किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग। तो इसका आंसर है आपका रिमिंग। लेकिन जो अदर ऑप्शन है ए सी डी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 cells each of volt EMF and 0.2 ohm internal resistance are connected in a series in a such way that the pole of two of them are interchanged. The whole set can be replaced by 2.5 वोल्ट वाले EMF। यहां पे जो आपका वोल्ट है होगा, यहाँ पे EMF की वैल्यू है 2.5, इसमें मिसिंग है इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी 2.5। तो 2.5 वोल्ट EMF और 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 5 सेलों को श्रेणी क्रम में इस तरह जोड़ा गया है कि इनमें से 2 की ध्रुव को परिवर्तित हो गई है। तो पूरे सेट में
आपको किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एन इक्विवेलेंट सेल विद 12.5 वोल्ट ईएमएफ एंड 0.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है कि 2.5 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले का एक समतुल्य सेल। तीसरा क्या है, एक इक्विवेलेंट सेल विद 12.5 वोल्ट ईएमएफ एंड 0.4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। चौथा ऑप्शन क्या है, 2.5 वोल्ट ईएमएफ और 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक समतुल्य सेल। क्या कर रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि उनमें से जो दो लगे हैं ना, यहाँ पे 5 सेल लगाए गए, जिसका वोल्टेज भी आपको दे रखा है और आपको फिर क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसका दे रखा है। समझ में आती बात, पांचों का ईएमएफ दे रखा है और आपको उसमें क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। उसमें क्या बोल रहा है कि दो के ध्रुव को परिवर्तित कर दो आप, जो आपकी सर्किट है उसमें से दो के ध्रुव को आप परिवर्तित कर दो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फाइनल में। समझ में आती बात, ये फाइनल में आपको इसमें क्या मिलेगा, बताओ जरा क्या मिलेगा बताओ। जैसे आप बात करो, देखो आपसे 5 बोला है ना, आपने 5 को लगाया यहां पे, 2 3 4 और ये आपका क्या है 5। समझ में आती बात, क्लियर है इसमें, क्लियर है, क्लियर है इसमें। ये हो गया 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आती बात। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5, 2.5, 2.5। ये कितनी दे रखी है 2.5 और इसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। ये आपके ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है आपके। समझ में आती बात। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.2 ओम। समझ में आती बात है। जो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.2 ओम दे रखा है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल आर, वो दे रखा है 0.2 ओम। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि किसी भी दो पोल को लीजिए, चाहे इसको ले लो आप, चाहे इसको ले लो, उसको आप बस कन्वर्ट कर दीजिए इस फॉर्म। उसके पोल को प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, इसको पोल को क्या कर दो, माइनस और प्लस। समझ में आती बात, माइनस और प्लस कर दो आप, तो इनमें से उसमें क्या चेंज आएगा। समझ में आती बात, ये समझ में आती है बात। ये सिर्फ ये बोला है कि ये 2.5 ओम, ये बोल्ट है, ये है, ये है, ये है। इसमें क्या कर दो आप, किसी भी दो को पकड़ो, दो को ईएमएफ को, यहाँ की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उनको चेंज कर दो। उनको आपने क्या किया, प्लस और माइनस किया। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, 5 5 10, ये कितना आ जाएगा, टोटल 12.5। समझ में आती बात, ये कितना आ जाएगा आपका 12.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा 0.2। तो ये आपका टोटल ईएमएफ हो जाएगा और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल 0.2। समझ में आती बात, ये क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ डीजल फ्यूल सिस्टम CRDI इज, डीजल ईंधन में CRDI है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आपका यहां पे क्या है, कॉमन की जगह पे यहां पे क्या होगा, करंट। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, करंट, करंट रेल डायरेक्ट इंजेक्शन और आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन। बताइए जरा, इग्निशन बोला है यहां पे, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है CRDI का। CRDI का फुल फॉर्म पूछा है, किसमें इस्तेमाल होता है, ये लिखा भी है, ये भी पूछा जाता है CRDI किसमें इस्तेमाल होता है, वो किसमें इस्तेमाल होता है, डीजल फ्यूल सिस्टम। डीजल फ्यूल सिस्टम में आपका CRDI इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती बात। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। क्या है आपका, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is a cast into the crankcase to provide greater strength to the crankshaft bearing? कैमशैफ्ट को अधिक मजबूती प्रदान करने और उसको सहारा देने के लिए क्रैंक केस में निम्नलिखित में से ढाला बनाया जाता है। किसका, रॉकर आर्म, मैनफोल्ड या आपका ऑयल फिल्टर या रिम। बताओ किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें।
किसका इस्तेमाल करते हैं? कैमशैफ्ट बियरिंग को अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए, उसमें सहारा देने के लिए क्रैंक केस में से निम्नलिखित में से किसको बनाया जाता है? रॉकर आर्म का इस्तेमाल किया जाता है, मैनिफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या ऑयल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, या रिम का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको अधिक मजबूत बनाने के लिए आपका किसका इस्तेमाल करते हो? आप रिम का इस्तेमाल करते हो। समझ में आती है बात? किसका इस्तेमाल करते हो आप? रिम का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्क्लिप इज मेड ऑफ, सर्क्लिप बना होता है किससे? फुल फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट पिन, 3/4 फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट, नॉन फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट पिन, या सेमी फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट पिन? किससे मिलके बना होता है सर्क्लिप? बताइए जरा, किससे मिलके बना होता है? किसके लिए? सर्क्लिप का आपको डायग्राम पता है कैसा होता है? सर्क्लिप का ये है सर्क्लिप, पहली बात तो यही जानो, ये होता है सर्क्लिप। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पिन, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड दोनों को घुमाने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। ये देखिए यहां पे लगाया जा रहा है, ये पूरा है डायग्राम आपका। समझ में आती है बात? ये है इसका, ये है पूरा, इसको निकाल के यहां से अलग से दिखाया है, ये आपको सर्क्लिप है। समझ में आती बात? तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल कनेक्टिंग रॉड और आपको पिन, पिस्टन को दोनों को घुमाने के स्वतंत्र के लिए किया जाता है। समझ में आती है? और ये इस्तेमाल कहां किया जाता है? जहां पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर की स्टीम हो, जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपका मिलता है ताकि ये पिन ढीला ना हो, सर्क्लिप का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। क्लियर है आपको ये डायग्राम? समझ में आता है बात? समझ में आ रही बात? ये डायग्राम देख लो आप सर्क्लिप का, ये होता है इस्तेमाल। तो ये बनता किसके लिए है? आपका फुल फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट पिन। समझ में आती बात? ये किसके लिए है? फुल फ्लोटिंग टाइप ऑफ रिस्ट पिन। इसमें टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स, इसीलिए इनको डायग्राम से आपको दिखा रहा हूं कि डायग्राम से आपको पता होना चाहिए। और कभी ये पूछ ले कि कहां पे इस्तेमाल होता है, तो पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड को जहां पे जोड़ रहे हो आप, वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्क्लिप। समझ में आती है सब बात? क्लियर है? इसके बारे में आप कंफर्म हो? आप कैसा होता है डायग्राम? ये आपका डायग्राम, कहां कनेक्ट करते हैं? और पिस्टन और जो आपका कनेक्टिंग रॉड है वहां पे जोड़ने के लिए। समझ में आती बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द सप्लाई ऑफ एयर टू इनटेक ऑफ द इंजन हैविंग अ डेंसिटी ग्रेटर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। इंजन के इनटेक को आसपास के वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वायु की आपूर्ति पूर्त करने को क्या कहा जाता है? सुपर हीटिंग कहते हैं, सुपर चार्जिंग कहते हैं, प्री हीटिंग कहते हैं, या सुपर कूलिंग कहते हैं? बताइए जरा, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या इस्तेमाल होता है? ये आप आईसी इंजन में पढ़ते हो, एक टर्म आता है सुपर चार्जिंग। क्या टर्म है ये? सुपर चार्जिंग। किसमें इस्तेमाल करते हो ये इस्तेमाल करते हैं आप सीआई इंजन में, सीआई इंजन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये रीजन इसमें दिया हुआ है। क्या रीजन दिया है? जो उसमें डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वायु की क्या करता है? ये आपूर्ति करता है। समझ में आती बात? और इसको एसआई इंजन में, पेट्रोल इंजन में क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई इंजन में क्या सुपर चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सुपर चार्जिंग का इस्तेमाल अगर आप एसआई इंजन में, पेट्रोल इंजन में आप कर दोगे तो वहां पे डेंसिटी फ्यूल की और ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ज्यादा होने पे वहां पे जो हीट बनेगी वो बहुत ज्यादा बनेगी, बहुत ज्यादा हीट बनेगी, बहुत ज्यादा उष्मा बनेगी, तो बहुत ज्यादा आपका क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, और तापमान जैसे बढ़ेगा तो उसमें डेटोनेशन की प्रॉब्लम आने की संभावना हो जाती है। इसलिए जब कभी भी सुपर चार्जिंग का नाम आएगा वो किस में इस्तेमाल किया जाएगा? आपका सीआई इंजन में। समझ में आती बात है? ये जितने वर्ड मैंने बोले हैं ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या काम होता है सुपर चार्जिंग का? आपका डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, आउटपुट आपका बढ़ाएगा, लेकिन किसमें? सीआई इंजन में। एसआई इंजन में, सीआई इंजन मतलब डीजल की बात कर रहा हूं मैं, डीजल इंजन की बात कर रहा हूं। समझ में आती बात? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुपर चार्जिंग का इस्तेमाल आप किस इंजन के लिए कर सकते हो। समझ में आती बात? ये क्लियर है? सुपर हीटिंग क्या होता है? सुपर हीटिंग में आप क्या करते हो? टेम्परेचर को बढ़ाते हो,
हाई प्रेशर जो आपका टेम्परेचर होता है ना, जैसे स्टीम की बात कर लूं मैं, स्टीम आपने जनरेट की, अगर उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, सुपर हीटिंग करोगे। प्री हीटिंग क्या करते हो, प्री हीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप वेल्डिंग की बात कर लो, किसी चीज को आप वेल्ड कर रहे हो तो उससे पहले उसको हल्के टेम्परेचर से आप गर्म करते हो, वो आपका क्या प्रोसेस कहलाता है, प्री हीटिंग। सुपर कूलिंग का इस्तेमाल कहां किया जाता है, सुपर कूलिंग का इस्तेमाल आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टम में किया जाता है। तो तीन के तीनों ऑप्शन जो सुपर चार्जिंग के अलावा है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ग्लो प्लग इन अ डीजल इंजन, डीजल इंजन में ग्लो प्लग कहां पे लगा होता है, सिचुएटेड इन अ इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड में स्थापित होता है, टाइटेंड इन कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष में कसा होता है, यूज्ड टू प्रिवेंट लीकेज, रिवास को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर डीकंप्रेशन, विसंपीडन के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए ग्लो प्लग का इस्तेमाल कहां किया जाता है, ग्लो प्लग का इस्तेमाल कहां पे होता है, बताओ। और ग्लो प्लग का क्या काम होता है, ग्लो प्लग का क्या काम होता है। जो ग्लो प्लग होता है आपका, ग्लो प्लग का इस्तेमाल आप कहां लगा होता है, टाइटेंड इन कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर पे कसा होता है, इसका इस्तेमाल आप कहां करते हो, ग्लो प्लग का इस्तेमाल आप करते हो किसमें, जब गाड़ी आपकी ठंडी हो जाती है ना, गाड़ी आपकी जब ठंडी हो जाती है तो ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपका ग्लो प्लग इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती बात, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्लो प्लग कहां पे होता है, ये तो आप बता दो कि ये दहन कक्ष में कहां पे लगा होता है, समझ में आती बात। लेकिन ग्लो प्लग का इस्तेमाल का क्या होता है, ग्लो प्लग का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कोल्ड वेदर हो, जहां पे जैसे ठंडी का मौसम है, गाड़ी आपकी ठंडी हो गई तो उसको स्टार्ट करने का काम हमारा डीजल इंजन में किसका करता है, ग्लो प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती बात, ये क्लियर है, समझ में आ रही बात, ये ग्लो प्लग का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू स्टार्ट कोल्ड डीजल इंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ठंडे डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, तो आपका इस्तेमाल क्या किया जाता है, ग्लो प्लग का। किसको, ये भी ध्यान रखना, डीजल इंजन में, एसआई इंजन में मत लगा के आना आप, ग्लो प्लग कहां लगा होता है आपका, डीजल इंजन में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डीजल इंजन, डीजल इंजन से इसमें संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इट इज ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यह कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, इट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, गैसोलीन इज यूज्ड एज फ्यूल इन दिस, इट इज ए स्पार्क इग्निशन इंजन। बताओ जरा इनमें से कौन सा आपका पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन है, बताओ जरा। सबसे पहले जब आपसे ये पूछ रहा है डीजल इंजन, तो मैंने आपसे ये बोला था जब कभी भी आपका डीजल इंजन का नाम आएगा तो इसको आप क्या बोलोगे, सीआई इंजन। और मैंने आपको ये भी बोला था जब आपको पेट्रोल इंजन का नाम आएगा तो आप पेट्रोल इंजन को क्या बोलोगे, एसआई इंजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन। समझ में आती है बात, इट इज ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एस का मतलब क्या है आपका, एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। ये जो लिखा है ना, इट इज ए स्पार्क इग्निशन इंजन, वो एसआई का है। समझ में आती बात, एसआई इंजन की बारे में बात कर रहे हैं। सीआई इंजन डीजल इंजन को बोलते हैं हम लोग, तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, नहीं इंटरनल कंबशन इंजन होता है ये। आईसी इंजन पढ़ते हो ना आप, तो ये क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है आपका क्या, डीजल इंजन। एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है। गैसोलीन इज यूज्ड इन फ्यूल इन दिस, गैसोलीन किस में इस्तेमाल करते हैं आप, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल करते हो। समझ में आती बात, डीजल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें, इसमें आप गैसोलीन का इस्तेमाल किसमें करते हो, पेट्रोल में। और स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब ही क्या होता है, एसआई इंजन। कोई दिक्कत इसमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेंडर हेड, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर हेड का हिस्सा नहीं है। अगर सिलेंडर हेड के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे से आपके सिलेंड्रिकल हेड होते हैं, एल टाइप हेड, एच टाइप हेड, आपका आई टाइप हेड,
बहुत सारे आपके सिलेंड्रिकल जो आपके हेड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आती है बात? तो आप अगर बात करोगे इसमें कि कौन सा आपका पार्ट इनमें से नहीं है, स्टड होल हो गया, रॉकर शैफ्ट हो गया, ट्यूब इंकोनल हो गया, या वॉल्व रिटेनर हो गया, तो जो हेड में आता है आपका वो आपका क्या है, ट्यूब इंकोनल आपका इसका पार्ट नहीं है। समझ में आती बात? समझ में आ गई बात? कि जो अगर कभी भी आपका सिलेंड्रिकल हेड के बारे में, और ये मैं बता दूं सिलेंडर हेड से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी ए बी और डी इसके पार्ट हैं। समझ में आती बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ईएमएफ ऑफ सेल इज 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किट इन प्रोवाइड करंट ऑफ 3A। समझ में आती बात? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, एक सेल का ईएमएफ आपका कितना है, 1.5 वोल्ट है। लघु पथित किए जाने पर यह 3A की धारा प्रदान करता है। समझ में आ गई बात? तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध बताना है। सेल का आपको क्या बताना है, आंतरिक अवरोध। आपको क्या पता है, ईएमएफ पता है। ईएमएफ मतलब आपको पता है कितना दे रखा है आपको, 1.5 वोल्ट। और आपका करंट कितना है, करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर। आपको क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू आप क्या करोगे, IR, और R से निकालोगे V/I। वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, I की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 ओम, 0.5 ओम आ जाएगा। क्लियर है इसमें? इसमें क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is used to control the speed of डीजल इंजन? इसमें से डीजल इंजन को गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग करते हैं? ऑडोमीटर, रेगुलेटर, स्पीडोमीटर, गवर्नर, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डीजल इंजन में आप स्पीड को नियंत्रण करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो क्या, गवर्नर। गवर्नर का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, स्पीड को नियंत्रण करने के लिए। समझ में आती बात? स्पीड को नियंत्रण करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम लोग गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आती बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन हैज, 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर में कितने वॉल्व होते हैं? थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। जब अगर आप डीजल इंजन की बात करोगे, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, आपका एसआई इंजन नहीं बोला है, ना ही सीआई इंजन बोला है, तो आप डीजल इंजन करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कितने वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व। कौन कौन से 3 वॉल्व होते हैं? आपका एक इनलेट वॉल्व होता है, एक आपका क्या होता है, इनलेट वॉल्व होता है, एक आपका क्या होता है, आउटलेट वॉल्व होता है, और एक आपका क्या, इंजेक्टर वॉल्व होता है। क्या होता है, इंजेक्टर वॉल्व। किसको लिख मान के ये कर रहे हैं हम, डीजल इंजन को। समझ में आ रहा है? जो आंसर की दिया उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, समझ में आती बात? इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व तो होता ही है, डीजल में आपका एक और वॉल्व इंक्लूड हो गया, इंजेक्टर वॉल्व। समझ में आती बात? ये क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग अ थर्मिस्टर? निम्नलिखित में से किसका थर्मिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? थर्मिस्टर का मतलब क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर की हम बात करेंगे, अधिकतम तापमान की बात करेंगे। ऑप्शन देखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आपका यूरेनियम का भी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आयरन का भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हम थर्मिस्टर में नहीं कर सकते। समझ में आता है बात? ये मेल्ट कर जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो और ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे कम है। समझ में आती बात? और ये थर्मिस्टर का यूज कहां करते हो आप, हीटर में करते हो, हीटर में करते हो। समझ में आ गई बात? ये तो रीजन भी पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हम लोग उसमें क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन सिलेंडर, सिलेंडर हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन के लिए दहन क्रम, फायरिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? बताओ जरा, फायरिंग ऑर्डर इसमें क्या होना चाहिए? फायरिंग ऑर्डर इसमें क्या होना चाहिए? तो ये याद कर लो आप, फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टली अपोज्ड इंजन अगर ये पूछा जाए आपको, ये किसके लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए, 4 स्ट्रोक के लिए पूछा जा रहा है ना, 4 सिलेंडर के लिए। 4 सिलेंडर के लिए अगर हम बात करें तो ये किसके क्या होगा फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 3 4 2। ये होता है इसका फायरिंग
ऑर्डर। ये याद होना चाहिए आपको। समझ में आती बात? कैसे याद करोगे? ऑड वाले पहले लिखो, यानी यहां पे विषम संख्या पहले आएगी, विषम संख्या। फिर यहां लास्ट से इधर स्टार्ट करो और इधर क्या आ जाएगी? सम संख्या। देखो आसान है, ट्रिक भी बता दे रहा हूं मैं। फायरिंग ऑर्डर जब भी 4 सिलेंडर की आएगी तो आपको याद करना है 1 से 3 पहले ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या 1 से 3, फिर इधर से ही नहीं बढ़ना है, इधर से बढ़ना है, और ये आपका क्या है? सम संख्या 2 और 4। याद आप जिस तरीके से याद कर पाओ 1 3 4 2, याद करने का तरीका यही है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, which of the following color smoke is likely to be seen when starting a cold engine? ठंडे इंजन को स्टार्ट करते समय निम्नलिखित में से किस रंग का धुआं दिखाई देने की संभावना होती है? ब्लू स्मोक, व्हाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक या येलो स्मोक? नीला धुआं, सफेद धुआं, काला धुआं या पीला धुआं? बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा आपका? जब कभी भी आप किसमें बात कर रहा है? कोल्ड इंजन। कोल्ड इंजन का मतलब यह है कि गाड़ी आपकी क्या हो चुकी है? ठंडी। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो डीजल इंजन में? अभी 2 क्वेश्चन उसका किए। ग्लो प्लग का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड वेदर में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। यहां पे जो बात कर रहा है कोल्ड इंजन की, कोल्ड इंजन में जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको वहां पे व्हाइट स्मोक दिखता है। आप प्रैक्टिकल भी ये चीज देखे होंगे। फ्यूल की बर्निंग पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और आपका क्या होता है? वहां से सफेद धुआं निकलता है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, फॉलोइंग इज द यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, कैपेसिटर, इंडक्शन कॉइल या कंडेंसर? कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? बताओ कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? किससे कन्वर्ट करा रहे हो आप? एसी करंट इनटू डीसी में। वो सिर्फ एक ही काम करता है, रेक्टिफायर का काम होता है। रेक्टिफायर आपका क्या करता है? एसी से डीसी में आपको कन्वर्ट करता है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? यहां पे क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए स्मॉल इंजन टू बी इंस्टॉल्ड विद इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम, देन फॉर दैट। एक इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम के साथ एक छोटा इंजन लगाया जाना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है? बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है? बोल रहा है कि स्टोरेज बैटरी के रूप में 12 वोल्ट और 60 एम्पियर की बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोरेज बैटरी के रूप में 12 वोल्ट और 40 एम्पियर एचआर की बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक 12 वोल्ट और 110 एम्पियर एचआर बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका 12 वोल्ट 200 वोल्ट एम्पियर बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? किसका इस्तेमाल कर सकते हो आप? इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इस्तेमाल करते हैं 12 वोल्ट और 110 एम्पियर एचआर बैटरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आती है बात? स्टैंडर्ड डेटा है। आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम बोला है ना यहाँ पे, तो आपको 12 वोल्ट और जो आपका एम्पियर होना चाहिए वो 110 एम्पियर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ये स्टैंडर्ड डेटा है आपका। समझ में आती बात? ये क्लियर है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग क्रैंकिंग ऑफ डीजल इंजन स्टार्टर मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। डीजल इंजन में क्रैंकिंग के समय स्टार्टर मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, जैव रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? तो जो क्रैंकिंग प्रोसेस होता है डीजल इंजन में वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें किसमें कन्वर्ट होती है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। समझ में आती बात है? किसमें कन्वर्ट होती है? ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। समझ में आती बात? ये क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज व्हीकल। वाहन में अल्टरनेटर का कार्य होता है। क्या करता है अल्टरनेटर? मेजरिंग करंट, धारा को मापता है। धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से मापी जाती है। चार्जिंग बैटरी, बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है।
डिस्चार्जिंग बैटरी बैटरी को डिस्चार्ज करता है, या आपका क्या करता है, स्टार्टिंग द इंजन, इंजन को क्या करता है, वो स्टार्ट करता है। तो जो आपका ये अल्टरनेटर होता है वो किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और जब ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उससे क्या होगा, बैटरी आपकी क्या होगी, चार्ज होगी। समझ में आती बात? तो अल्टरनेटर का इस्तेमाल समझ में आ गया बात। कभी कभी गाड़ी बंद आप करते हो तब भी आपका हॉर्न बजता है, आपकी लाइटें जलती हैं, वो सब इस्तेमाल क्या हो रहा है, इसमें आपका जो अल्टरनेटर होता है वो क्या करता है, आपका अल्टरनेटर आपका मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आती बात? तभी इसको क्या करता है, बैटरी को ये चार्ज करता है। समझ में आती बात? पूरा प्रॉपर रीजन से जानना। तो जब कभी भी अब इसका नाम है अल्टरनेटर तो आप उसका क्या करेगा, बैटरी को वो चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पिन यूज्ड टू कनेक्ट पिस्टन एंड शॉर्ट एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज नोन एज। पिस्टन और संयोजक छड़, संयोजक छड़ किसको बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड को। पिस्टन और संयोजक छड़ के छोटे सिरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पिन को क्या बोलते हैं, स्कर्ट पिन बोला जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये आपका क्या होता है, पिस्टन। समझ में आती बात? गजन पिन का इस्तेमाल होता है, स्क्रू पिन का इस्तेमाल होता है, या क्रैंक पिन का इस्तेमाल होता है, बताइए जरा किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड जो होता है उसके शॉर्ट एंड को, ये देखो क्या लिखा है, शॉर्ट एंड, ये भी ध्यान रखना है। इसमें कितने एंड होते हैं, एक बिग एंड होता है, बड़ा सिरा होता है और एक छोटा सिरा होता है। तो शॉर्ट एंड को, जो हमारा छोटा सिरा होता है, उसको किससे जोड़ते हैं, उससे जोड़ते हैं हम लोग गजन पिन से। किससे जोड़ते हैं, गजन पिन से वहां पे जोड़ा जाता है। जो बड़ा सिरा होता है उसको क्रैंक शाफ्ट से जोड़ते हैं। जो आपका बड़ा सिरा होता है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, देखो स्पेसिफिक बोला है, शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड को आप किससे जोड़ोगे, गजन पिन से। समझ में आती बात? सिलेंडर में जो पिस्टन है उससे जोड़ रहे हैं हम, उसको किससे जोड़ा जाएगा, गजन पिन का इस्तेमाल करके। अगर यही बड़ा एंड होता उसको किससे हम लोग जोड़ते, उसको हम लोग जोड़ते क्रैंकशाफ्ट से। समझ में आती बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन स्मॉल डीजल इंजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मेड ऑफ, किससे बनाते हैं, छोटे डीजल इंजन में जो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रयोग किया जाता है वो किससे बना होता है, बताइए जरा किससे बनाते हैं उसको। जो आपका स्मॉल डीजल इंजन है, जो आपका क्या है, मैनफोल्ड, ये पूछा जा रहा है किससे बनाया जाएगा वो, आप उसको बनाओगे कास्ट आयरन से, ढलवा लोहे से। कास्टिंग प्रोसेस द्वारा आप उसको बनाओगे। समझ में आती बात? ये क्लियर है? ये प्योरली देखो डेटाबेस क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना होती वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें क्या है, इसके अलावा जो मैंने आपको बोला ना, आईसी इंजन में जितने मटेरियल होते हैं ना उनको आपको याद करने की जरूरत होती है। देखो इसमें पूछा है कास्ट आयरन का, इसीलिए मैं आपको क्या ये डेटा दे रखा हूं कि इससे ज्यादा कोई भी मटेरियल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये इसीलिए दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है मैंने, क्योंकि अगर आपको पार्ट पूछेगा वो सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन रिंग ही पूछेगा। ये आपको सारे मटेरियल आपको ध्यान होने चाहिए, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एलॉय, फोर्ज स्टील, एलॉय स्टील और कास्ट आयरन, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। समझ में आती है सब बातें? क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया ना बात? ये पूरा इसी से रिलेटेड बार बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए जो पहला क्वेश्चन आया था वहीं पे मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक की बात हो गई। तो जब भी मैनफोल्ड की बात करेगा एग्जॉस्ट के, वो किससे बना होगा, कास्ट आयरन से बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर अ टू स्ट्रोक इंजन इज ड्रॉन। एक टू स्ट्रोक इंजन के लिए वॉल्व टाइमिंग आरेख खींचा गया है। तो उसमें देखो कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं आपके, कुछ आपको फुल फॉर्म दिए हुए हैं, इनका मतलब बताना है, इनका मतलब बताना है। तो आपको बोला गया है FI स्टैंड फॉर फास्ट इग्निशन, नहीं फ्यूल इग्निशन होता है। FI का जो मतलब होता है वो फास्ट इग्निशन ना होके फ्यूल इग्निशन होता है। IS स्टैंड फॉर इनटेक स्टॉप
बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। IVO स्टैंड फॉर इग्निशन वाल्व ओपन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आई का मतलब होता है, IVO का मतलब होता है इनलेट वाल्व ओपन। क्या होता है? इनलेट वाल्व ओपन होता है इसका मतलब। समझ में आती है सब बातें जो मैं बोल रहा हूं? IVO का मतलब होता है इनलेट वाल्व ओपन। समझ में आ गई बात? यहां पे क्या दे रखा है? इग्निशन वाल्व ओपन। BDC का मतलब क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। यही आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बाकी क्या है आपका? इनकरेक्ट है। BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। अगर यहीं पे आपको TDC दिया होता है तो इसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। अब अगर वॉल्व डायग्राम बनाया जा रहा है, वॉल्व डायग्राम बनाया जा रहा है, तो क्या क्या क्वेश्चन या किसका किसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है? मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं, उसमें आपको जितने की पॉइंट हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कौन सा है वो, ये है IVO। ये बोला था वहां पे इग्निशन वाल्व ओपन बोला था, नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इनलेट वाल्व ओपन। अगर IVC दे दे तो इनलेट वाल्व क्लोज्ड। अगर आपको IS दे दे इसका मतलब होता है इग्निशन स्टार्ट। यहां पे क्या दिया था? IS का मतलब इनटेक स्टॉप, ये गलत है। इसका मतलब क्या है? इग्निशन स्टॉप। देखो ये क्या है? इग्निशन स्टार्ट। समझ में आ गई बात? अगर IVO दिया है इसका मतलब है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। अगर आपको IVC दिया है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। TDC टॉप डेड सेंटर, BDC बॉटम डेड सेंटर। ये आपको सारे वाल्व डायग्राम, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम की अगर आप बात करोगे कभी भी, तो ये आपके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। समझ में आती है बात? समझ में आ रही बात? ये सारे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम जो आप बना रहे हो, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल, उसमें यही टर्मोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर किसी का फुल फॉर्म पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लाई वेट कंट्रोल स्प्रिंग, फ्लाई वेट कंट्रोल स्प्रिंग का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? कनेक्ट विद द बेस प्लेट से जुड़ी होती है। कनेक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर ब्रेकर आर्म, कॉन्ट्रैक्टर ब्रेकर कैम से जुड़ी होती है। कनेक्ट विद द वेट पीवेट से जुड़ी होती है, या कनेक्टेड विद द फ्लाई वेट से जुड़ी होती है। तो जब कभी भी आप कंट्रोल स्प्रिंग की बात करोगे, जो आपका कंट्रोल स्प्रिंग है, और इसमें क्या बोला है? फ्लाई वेट, तो किससे ये जुड़ा होता है? इसमें देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है। क्या क्या नाम दिया है? वेट पीवेट। क्या दे रखा है? वेट पीवेट, और किसी में नहीं है। तो जब कभी भी फ्लाई वेट का नाम आएगा तो यहां से कॉमन सेंस से भी आप आंसर एक ही क्लिक करोगे, आपका वेट पीवेट से जोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following pump is used इंजन कूलिंग सिस्टम? इंजन कूलिंग सिस्टम का नाम सुना हुआ होगा आपने। किससे? एक एयर कूलिंग सिस्टम होता है, एक वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। जो गाड़ियों में आप रेडिएटर की बात करते हो, वहां पे आपने देखा होगा, तो उसमें हम लोग क्या एयर कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं और आपके वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये बोल रहा है कि जो आप इंजन को कूल कर रहे हो, उसमें कौन सा पंप का इस्तेमाल करते हो आप? तो कूलिंग के लिए आप क्या लेते हो? पानी लेते हो। तो पानी के लिए आप कौन सा पंप यूज करते हो? तो आप पानी के लिए आप कौन सा पंप यूज कर रहे हो? आपका वो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। इंटरनल गियर बिल्कुल नहीं, वैन बिल्कुल नहीं, रेसिप्रोकेटिंग भी बिल्कुल नहीं। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप का आप इस्तेमाल करते हो। समझ में आती बात? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट वाली बात? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो लो विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए, जिसकी श्यानता आपकी जिसकी कम होती है, पानी की जैसे श्यानता कम होती है। बाकी अगर जैसे वैन का इस्तेमाल करोगे तो ये विस्कस फ्लूइड के लिए, जिसकी श्यानता बहुत ज्यादा होती है, श्यानता जिसकी ज्यादा होती है, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो? आप वैन यूज करोगे। समझ में आ गया? फिर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कंप्रेसर स्प्रिंग शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन? बताइए जरा।
कितने, हाउ मेनी कंप्रेसर स्प्रिंग, मैंने आपको बताया था वहां पे कि जो आपका रिंग है, कंप्रेसर रिंग की भी बात हम लोगों ने की, यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रही है, तो मिनिमम वहां पे भी कंप्रेसर रिंग कितना था, 2 ही इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी कितना इस्तेमाल होगा, सिर्फ 2, मिनिमम आपका कंप्रेशन स्प्रिंग 2 ही इस्तेमाल हो सकता है। समझ में आती बात, ये क्लियर है यहाँ पे? देखो कंप्रेसर स्प्रिंग नहीं है ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो हिंदी में सही लिखा हुआ है कंप्रेसर रिंग, ये स्प्रिंग ना होके ये क्या है आपका, ये सिर्फ आपका रिंग है, कंप्रेसर रिंग। समझ में आती बात, ये कंप्रेसर रिंग। तो मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे, हम लोग जब यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन यार वही आ रहे हैं, याद देखो पिस्टन रिंग के बारे में बात की थी हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन रिंग के बारे में बात की है, तो पिस्टन रिंग में हम लोगों ने क्या देखा यार, देखो कितनी कंप्रेसर रिंग यूज की है, टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। तो जब कभी भी रिंग की बात आएगी मिनिमम, तो कितना पिस्टन रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो आप, 3। अगर कंप्रेशन रिंग की बात आएगी, कंप्रेशन रिंग की बात आएगी, तो आप कंप्रेशन रिंग कितना इस्तेमाल कर रहे हो आप, मिनिमम 2। समझ में आती है सब बातें, क्लियर है? देखो उन्हें वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, वहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है जो आप क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है? इसीलिए मैं डिटेल डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। समझ में आती बात, ये क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर हो गया? तो कितना कंप्रेसर रिंग की जरूरत पड़ती है, 2 मिनिमम। अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना आप पिस्टन रिंग इस्तेमाल कर सकते हो, टोटल पिस्टन रिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो 3 का। समझ में आती है बात, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे स्प्रिंग ना होके क्या होगा, रिंग होगा। समझ में आती बात, ये क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पिस्टन में कितने, पिस्टन रिंग कितना इस्तेमाल होता है आपका, 3 टोटल, और कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल जो होता है वो आपका कितना हो गया, मिनिमम 12। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड फॉर 40 mm diameter and 1000 mm RPM spindle speed in a lathe machine। आपसे क्या पूछा है, कटिंग स्पीड, व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड, किसमें बोल रहा है, आपको पूछा गया है कटिंग स्पीड बतानी है, और आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 40 mm डायमीटर, डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 40 mm, एंड आपको आरपीएम किसमें दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1000 आरपीएम, किसमें दे रखा है, आरपीएम। अगर आप बात करोगे अब, अगर आप बात करोगे अब कि 1000 आरपीएम दे रखा है इसमें, तो आप एक बात बताओ, जब वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पाई dn बाई 1000। 1000 क्यों किया, ये जो वेलोसिटी होती है वो यूनिट किस में आ रही है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, आपकी वेलोसिटी यूनिट मीटर में है, और आपको यहां पे जो डायमीटर दिया है वो किस में है, 40 mm में, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में, इसीलिए 1000 से यहां पे क्या किया है, डिवाइड किया है। पाई की वैल्यू रखोगे 3.14, डी की वैल्यू आप कितना रखोगे, 40 mm, एन की वैल्यू आप कितना रखोगे, 1000 अपॉन यहाँ पे कितना है, 1000, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 125.6, कितना आ जाएगा आपका, 125.6, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। समझ में आती बात, सीधी सीधे फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल्स टू पाई dn, डायमीटर आपका mm में दिया है, तो आप उसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 1000 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। समझ में आती है सब बात, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, असेंबल्ड टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज मेनली यूज्ड इन, असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, इंजन रेल में किया जाता है, मोटरसाइकिल में किया जाता है, या पैसेंजर कार में किया जाता है, या आपका मरीन में किया जाता है। तो जब कभी भी आपका बोला जाए असेंबल्ड टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट, तो असेंबल्ड टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट इस्तेमाल होता है आपके मोटरसाइकिल में। समझ में आती है, किसमें इस्तेमाल होता है, मोटरसाइकिल में आप
असेंबल टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड इज नोन एज। रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या बोल रहा है, गति के अधिकतम उतार चढ़ाव और माध्य गति के अनुपात, यानी किसका बोल रहा है, अधिकतम उतार चढ़ाव, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो उतार चढ़ाव को क्या लिखोगे, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन। और दूसरा क्या बोल रहा है, मीन स्पीड। मीन स्पीड का मतलब क्या है, ओमेगा मैक्स माइनस प्लस ओमेगा मिन बाई 2, यही तो होता है मीन स्पीड। इसी का रेशियो आपसे पूछा है, इस रेशियो को आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, ये किस में आता है, ये टोम का चैप्टर का, टोम में आपने फ्लाई व्हील पढ़ा होगा। फ्लाई व्हील का क्या काम है, एनर्जी को स्टोर करना। वहां पे एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति के उतार चढ़ाव के गुणांक, इसी का ये डेफिनेशन दे रखा है, दैट इज सी एस। इसको सी एस से दिखाते हैं, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस यानी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। समझ में आती है सब बातें, ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड, किसका, गति के उतार चढ़ाव के गुणांक को बोलते हैं। समझ में आती बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, 7.8 mm साइज ऑफ टैपिंग ड्रिल कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग टैप साइज। 7.8 mm आकार की टैपिंग ड्रिल का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से टैप आकार को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बताइए जरा, इसमें कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेटा है। अगर आपने इसको देखा है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। ये स्टैंडर्ड डेटा कौन सा है, आपको मैं दिखा देता हूं कि जब कभी भी आपको 7.8 mm आकार की टैपिंग की बात करेगा, ये है स्टैंडर्ड डेटा, ये है स्टैंडर्ड डेटा। ये क्या है, ड्रिल इन mm, ये क्या है, थ्रेड साइज। तो जब कभी भी आपका 7.8 mm आएगा तो उसका जो थ्रेड साइज होगा वो कितना होगा, M9 इंटू 1.25। अगर आपकी वैल्यू ड्रिल mm में कितना है, 9.5 mm है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, M10 इंटू 0.5। अगर इसकी वैल्यू ड्रिल mm की 9.3 आती है तो उसकी वैल्यू M10 इंटू 0.75 होगी। अगर इसकी वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, M10 इंटू 1। समझ में आती है सब बात। तो आपसे क्या पूछा है 7.8 के लिए, इसके लिए क्या करेक्ट होगा, M9 इंटू 1.25। जो एग्जाम आने वाला है क्या पता उसमें 9.5 पूछ लिया जाए, क्या उसमें 9.3 पूछ लिया जाए या 9 पूछ लिया जाए, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। समझ में आती बात, ये क्लियर है, यहाँ पे यहां से ये क्लियर है। तो जब कभी भी अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7.8 mm के लिए m इक्वल्स टू 9 इंटू 1.25। अगर आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, m इंटू 10 इंटू 0.5 दे रहा है, तो उसके लिए कौन सा सही होगा, अगर आपको m इंटू 10 इंटू 0.5 देगा तो उसके लिए आपका 9.5 mm सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर माउंटेड इन अ सिलेंडर हेड। निम्नलिखित में से किस इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सिलेंडर हेड में लगाया जाता है, बताइए जरा। आई हेड है, एफ हेड है, एल हेड है, टी हेड है। मैंने आपसे बोला था इसमें हेड में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेड से। तो आपको सिलेंडर हेड के बारे में एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें आपका डेटोनेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसमें इनलेट वाल्व कहां पे लगा है, एग्जॉस्ट वाल्व कहां पे लगा है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा है जो आपका इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है वो किस पे लगाओ, सिलेंडर हेड पे लगाओ, बताइए कौन सा होगा। इसमें आप कैसे बता पाओगे इसको आप बता पाओगे इस डायग्राम से, इसीलिए मैंने सारा हेड आपको बना के दे दिया। यहाँ पे आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये आप देखो, यहाँ पे देखो आई हेड, ये है आई हेड, यहाँ पे क्या लगा है, ये इनलेट लगा हुआ है और ये क्या लगा है, आपका आउटलेट लगा हुआ है। समझ में आती बात,
आई हेड की बात कर रहा हूं मैं। आई हेड में आपका इनलेट भी लगा है सिलेंडर पे और आउटलेट भी आपका कहां लगा है, सिलेंडर पे लगा है। समझ में आती है सब बात, क्लियर है। एल हेड में कहां लगा है आपका, कहां, दाहिनी साइड, यहां पे देखो ये लगा हुआ है। और आपका टी हेड में ये लगा हुआ है इधर अगल बगल, टी ऐसे बनाते हो ना, तो यहां पे लगा, इस तरीके से नाम दिया हुआ है। देखो जरा, ये टी हेड क्यों नाम दिया है, यहाँ पे इनलेट वाल्व यहाँ पे है और ये आउटलेट वाल्व, ऐसे टी बनाते हो आप, जिसका नाम टी हेड दे दिया गया। समझ में आती बात। एल हेड कैसे बनाते हो आप, एल ऐसे बनाते हो तो वन साइड में दिया है। समझ में आती है सब बातें। एफ हेड आपका कहां है, एफ आपका ये है, देखो ये इनलेट है, ये इनलेट है और ये आपका क्या है, आउटलेट है। ये आपका क्या है ये आपका स्टार्ट पीआई हेड की बात करेंगे, दोनों का मिक्सचर हेड है ये। समझ में आती बात। तो सारे हेड के बारे में पता होना चाहिए, सारे के सारे हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंफर्म है। तो इनलेट और आउटलेट की अगर आप बात करोगे तो किसमें सिलेंडर हेड पे लगा होता है, आपने देखा वो कौन सा हेड है, आई हेड है। देख लिया आपने डायग्राम, क्लियर है यहां पे, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है यार, लाइंस मेड ऑफ इज नीडेड इन अ सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से बने सिलेंडर ब्लॉक में से बने लाइनरों की इस्तेमाल, सिलेंडर लाइनर किससे बनाया जाता है, सिलेंडर लाइनर, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सारे वहीं से क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के, वहीं से क्वेश्चन आपका सारा कंप्लीट होगा। इसीलिए ये टेबल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि जब कभी भी आपका सिलेंडर लाइनर की बात करोगे तो वो किससे बना जाएगा, सिलेंडर लाइनर आपकी, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। अगर आप सिलेंडर लाइनर की बात करोगे तो सिलेंडर लाइनर भी आपसे किससे बनेगा, सिलेंडर लाइनर की अगर बात करोगे वो किससे बनेगा, वो भी आप कास्ट आयरन से बनेगा। समझ में आती बात, किससे बनेगा वो, कास्ट आयरन से। समझ में आती बात। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सारे मटेरियल आपको याद होने चाहिए। समझ में आती बात, ये क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर ब्लॉक की बात कर रहा है मेड ऑफ एल्युमिनियम, उसमें जो लाइंस होती हैं वो भी किससे बने होनी चाहिए आपसे, कास्ट आयरन की। समझ में आती है बात, ये क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के लिए सही कथन चुने। अप्लाइड फोर्स इज यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम, आरोपित बल एक समान और अधिकतम होता है। बैरल इज मूविंग पार्ट ऑफ फ्रेम, बैरल फ्रेम की गतिशील भाग है। रीडिंग एरर इंक्रीज ड्यू टू द सैटिन क्रीम फिनिश, साटन क्रीम फिनिश की वजह से पाठन त्रुटियां बढ़ जाती हैं। प्लास्टिक इंसुलेटेड ग्रिप इज यूज्ड इन द फ्रेम, इस फ्रेम में प्लास्टिक इंसुलेटेड ग्रिप का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका माइक्रोमीटर है उसमें क्या करेक्ट है, प्लास्टिक इंसुलेटेड ग्रिप इज यूज्ड इन इट्स फ्रेम। और जो आपका ये सैटिन क्रीम का इस्तेमाल करोगे उससे आपका जो एरर बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है, एरर कम हो जाती है। माइक्रोमीटर कहां है आपका, ये है माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है आपका। ये क्या है आपका, फ्रेम है। ये क्या है आपका, लॉक है। ये आपका यहाँ पे आप जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हो यहाँ पे रखोगे आप। और ये क्या है आपका, थिम्बल है जिसमें ये रीडिंग है। ये आपका क्या है, रैचेट स्टॉप है। ये आपका माइक्रोमीटर है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है माइक्रोमीटर के बारे में। यहाँ पे कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, द नॉइज प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन ड्यूरिंग कंबशन usually when the ignition quality of fuel oil is low is called। बताइए क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बताइए जरा। क्या बोल रहा है, प्रायः ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पे दहन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर कहा जाता है फ्यूल थ्रस्ट, बिल्कुल नहीं, फ्यूल नॉक टर्म दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, फ्यूल नॉक। और आप इसमें इंजन में भी जब बात यूज करोगे वो क्या ही यूज करोगे, नॉकिंग, नॉकिंग। समझ में आती बात। इसका मतलब यही है कि आपका जब वहां पे क्या हो रहा है, जो डीजल इंजन में आपकी जो इग्निशन क्वालिटी है वो कम है, दहन करने की जो क्षमता है वो कम है, तो वहां पे आपका फ्यूल नॉक करने का एक रीजन मिल जाता है उसको, और उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूल नॉक बोलते हैं। यहां पे कोई डाउट है, किसी प्रकार की दिक्कत यहां पे, समझ में आती बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ फ्यूल हैविंग अ रेटिंग ऑफ
48 सेंटेन नंबर, ये 48 सेंटेन नंबर में सेंटेन क्रमांक 48 की रेटिंग वाले ईंधन में सल्फर की मात्रा होती है। बताओ आप। दिल्ली में देखो हर एक का दिया हुआ, दिल्ली में दिया हुआ है 0.25, दिल्ली में 0.5, ये क्या दे रखा है होल कंट्री, और ये क्या दे रखा है होल कंट्री। तो या दिल्ली में बताओ या होल कंट्री में। तो जब आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में जो होता है वो होता है 0.05, ये होता है कहां दिल्ली में। अगर आप होल कंट्री की बात करोगे तो होल कंट्री में कितना है 0.25। समझ में आती बात। ये जो है ये दिल्ली का है, समझ में आती बात। ये दिल्ली का है, दिल्ली का फ्यूल में कितना सल्फर परसेंटेज है। पूरे कंट्री की अगर आप बात करोगे तो पूरे कंट्री में जो होगा वो कितना है आपका 0.25%। समझ में आती बात यहां पे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रीक्वेंट आर रिदमिक चेंज ऑफ स्पीड ड्यू टू द एक्सेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नर इज कॉल्ड एज। गवर्नर द्वारा अति नियंत्रण के कारण गति के बार बार या लयबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है। बताओ जरा क्या कहा जाता है। ये टर्म जो यूज किए जाते हैं, ये जो बोल रहा है ना फ्रीक्वेंट आर रिदम चेंज ऑफ स्पीड ड्यू टू द एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर में ये वर्ड यूज किए जाते हैं जिसमें आपका गति, मतलब ये बोल रहा है ना गति अति नियंत्रण के कारण। मतलब क्या होता है वहां पे स्लीव रखी होती है, वो ऊपर नीचे जाती है, और जब गति अनियंत्रित होती है तो वो बार बार ऊपर नीचे करती है, और उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं हंटिंग बोलते हैं। समझ में आती बात। उसको हम लोग क्या बोलते हैं हंटिंग बोलते हैं। ये जो डिफिनेशन ही लिखी हुई है कि गवर्नर द्वारा अति नियंत्रण के कारण गति के बार बार या लयबद्ध रूप में होने वाले परिवर्तन को हंटिंग कहा जाता है। समझ में आती बात ये, क्लियर है। ये जो वर्ड है वो गवर्नर का है। समझ में आती बात ये, क्लियर है। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी में डिफरेंस होता है। सेंसिटिविटी आपकी होती है N1 + N2/2 अपॉन N1 - N2। जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अभी देखा था, वैसे ही यहां पे ये डिफिनेशन होती है सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर की। समझ में आती बात ये। स्टेबिलिटी भी गवर्नर में आता है और ओवररन भी गवर्नर में ही आता है। समझ में आती है बात ये, क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल और अदर वेरिएबल इनटू इलेक्ट्रिकल वेरिएबल इन नोन एज। ये तो पता ही है। इंजन प्रबंधन प्रणाली में भौतिक या अन्य चरों को विद्युतीय चर में कौन परिवर्तित करने वाला है, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर या कन्वर्टर। नहीं, ये काम क्या करता है सेंसर का काम होता है। ये काम जो करता है वो सेंसर करता है अपना। समझ में आती बात, सेंसर का काम होता है ये। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए सही क्रम कौन सा है, सक्शन, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, पावर। यहां पे बताओ सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशर, पावर, एग्जॉस्ट, या सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक साइकिल की बात कर रहा है, 4 स्ट्रोक साइकिल की बात कर रहा है। समझ में आती बात ये। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर आप 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की ही बात करो, इसमें देखो कुछ दिया नहीं तो मैं पेट्रोल डीजल दोनों के लिए बात बता दूं। ये पीवी अगर डायग्राम बना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है सक्शन स्ट्रोक होता है जिससे फ्यूल इंटर होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 1 से जो 2 प्रोसेस जाता है वो कंप्रेसर का होता है। फिर यहाँ पे अगर हम एसआई इंजन की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, और यहाँ पे फिर क्या होता है एक्सपेंशन होता है। फिर यहाँ पे ये क्या होता है एग्जॉस्ट होता है। तो क्या हुआ, पहले यहां से फ्यूल इंटर हुआ तो उसको क्या बोल दिया सक्शन स्ट्रोक। समझ में आती बात। यहां से फिर क्या हुआ, ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जो हीट इसमें दी गई वो क्या है आपका पावर स्ट्रोक है, ये पावर स्ट्रोक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, गैस को जो निकाल रहे हो वो आपका क्या है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। समझ में आती बात ये, क्लियर है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात, समझ में आती है ये सब बातें, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंजेक्टर ऑफ डीजल इंजन
डीजल इंजन में इंजेक्टर का काम क्या होता है? इंजेक्ट कूलेंट इन सिलेंडर जैकेट, सिलेंडर जैकेट में कूलेंट इंजेक्ट करना, इंजेक्ट लुब्रिकेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में स्नेहक इंजेक्ट करना, इंजेक्ट लुब्रिकेंट इन बियरिंग, बियरिंग में स्नेहक इंजेक्ट करना, या इंजेक्ट फ्यूल इन सिलेंडर। तो जो इंजेक्टर का काम होता है आपका वो क्या होता है बताओ? जो इंजेक्टर का काम होता है वो क्या होता है? जैसे स्पार्क प्लग, जैसे आप स्पार्क प्लग का इस्तेमाल पेट्रोल इंजन में, एसआई इंजन में करते हो क्या ईंधन को जलाने के लिए, वैसे ही इंजेक्टर का इस्तेमाल आप डीजल इंजन में करते हो क्या करने के लिए? ईंधन को इंजेक्ट कराने के लिए। समझ में आती बात ये? क्लियर है यहाँ पे? तो इंजेक्टर ऑफ डीजल इंजन जब भी नाम आएगा तो आप सिलेंडर में ईंधन को क्या कराओगे? इंजेक्ट कराओगे। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट वाली बात? कोई यहाँ पे डाउट वाली बात? एसआई इंजन में क्या है? स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आती बात? ईंधन को जलाने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन गेज प्रोवाइड टू ऑन डैशबोर्ड ऑफ पैसेंजर कार विच शो द स्पीड व्हीकल इज नोन एज। यात्री कार के डैशबोर्ड पर प्रयुक्त सर्वाधिक आम गेज जो वाहन की गति को दर्शाता है। आपने क्या देखा है? स्पीड किससे दिखाया जाता है? आपने कार चलाया होगा तो उसमें देखा होगा स्पीड लिखा होता है 0, 20, 40, 60, 120, 180। उसको क्या बोलते हैं? उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ये तो पढ़ के ही आप लगा सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल आप देखते हो, रोज करते हो। तो इसको क्या बोला जाता है यार? स्पीडोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मैग्नेटोइग्निशन। चुंबकीय प्रज्वलन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। दिस टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम टेक लेस स्पेस। इस तरह की इग्निशन प्रणालियां कम जगह लेती हैं। नेसेसरी करंट इज डेवलप्ड बाय मैग्नेट फ्रॉम प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी परिपथ के लिए आवश्यक धारा चुंबक द्वारा उत्पन्न की जाती है। थर्ड ऑप्शन इज बैटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम। इस तरह की इग्निशन प्रणालियों के लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम आर बेस्ट फॉर कार। इस तरह की इग्निशन प्रणालियों के लिए कार के लिए सबसे सर्वोत्तम है। कौन सा है? इनमें से क्या बोल रहा है ये? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। समझ में आती बात? समझ में आती बात? तो इसमें जो ये दिया है ना, ये कार सिस्टम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कार सिस्टम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो लाइनें दी हुई हैं, लेस स्पेस लेता है, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेसेसरी करंट इज डेवलप्ड बाय मैग्नेट। इसमें किसका मैग्नेटिक करंट की बातें करते हैं हम लोग। मैग्नेटो नहीं, नाम ही है। देखो, इलेक्ट्रिकल बैटरी वाली यूज करते हैं और मैग्नेटो, तो हम लोग आजकल इस पे फोकस कर रहे हैं, मैग्नेटो इग्निशन पे। समझ में आती बात? इसीलिए इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो करंट हम बनाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से इस्तेमाल करके बनाया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैमशैफ्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड व्हेन क्रैंकशैफ्ट एंड कैमशैफ्ट आर नियर टू ईच अदर। क्रैंकशैफ्ट और कैमशैफ्ट के एक दूसरे से नजदीक होने पर निम्नलिखित में से किस कैमशैफ्ट ड्राइव का मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। चैन ड्राइव करते हो, गियर ड्राइव करते हो, बेल्ट ड्राइव करते हो, या स्प्रॉकेट ड्राइव करते हो? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? बताइए जरा। तो जो हमारा इसमें क्रैंकशैफ्ट और कैमशैफ्ट एक दूसरे को नजदीक लाने के लिए जो ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है, जो पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गियर ड्राइव। समझ में आती बात? गियर ड्राइव का इस्तेमाल स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका किया जाता है? रोप ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हाईएस्ट हॉट हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल। कर्तन उपकरण कटिंग टूल के लिए उच्चतम गर्म कठोरता के लिए सही विकल्प चुने। कार्बन, टूल स्टील, सेरेमिक, हाई स्पीड स्टील, कास्ट एलॉय स्टील। तो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिल भी है, वो सबसे ज्यादा आपका क्या है? उच्चतम गर्म के लिए भी है, वो आपका क्या है? सेरेमिक है। समझ में आती बात? सेरेमिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? समझ में आ गई बात ना? क्योंकि ये ब्रिटिल भी है और ये क्या है? हाई टेम्परेचर को क्या करता है? हॉट हार्डनेस के लिए भी ये सबसे सही मटेरियल है। समझ में आती है बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिजल इज शोन इन फिगर। दिखाए गए चित्र में प्रदर्शित छेनी
एक है, कौन सी है? बेवल एज चीजल, मॉर्टिस चीजल, पेयरिंग चीजल या कॉर्नर चीजल, कौन सा है बताइए जरा। छीनी आपने इस्तेमाल किया होगा, आपने देखा होगा जब घर भी बनाते हैं तो जो आपके मिस्त्री होते हैं बहुत सारे छीनी का इस्तेमाल आप लोग करते हो। तो इसमें से एक छीनी का डायग्राम आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया ये क्या है। तो ये जो छीनी है उसको बोलते हैं हम लोग बेवल एज चीजल, बेवल एज छीनी। तो बाकी कैसा दिखता है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको एक डायग्राम दे दिया, इससे आप बता दिए कि ये आपका बेवल एज चीजल है। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पूछा जा सकता है, बाकी चीजल के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम डाला है। ये आपका मोर्टाइज्ड चीजल है, ये आपका पेयरिंग चीजल है, और ये आपका क्या है, कॉर्नर चीजल है। तो तीन ये और चौथा ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें डायग्राम में आपको डाल के यहाँ पे दिखा दिया है। समझ में आती है बात, ये क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग नॉन वर्किंग स्ट्रोक साइकिल, गैर कार स्ट्रोक चक्रों के दौरान कनेक्टिंग रॉड ऑपरेट इंजन, कनेक्टिंग रॉड इंजन को संचालित करता है। क्रैंकशैफ्ट ऑपरेट इंजन, क्रैंकशैफ्ट इंजन को संचालित करता है। पिस्टन ऑपरेट इंजन, पिस्टन इंजन को संचालित करता है। या फ्लाई व्हील ऑपरेट इंजन, फ्लाई व्हील इंजन को संचालित करता है। कौन संचालित करता है गैर कार स्ट्रोक चक्रों में? फ्लाई व्हील का काम क्या होता है? फ्लाई व्हील का जो काम होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और फिर उसके बाद उसी एनर्जी को वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। समझ में आती बात? जो फ्लाई व्हील का इस्तेमाल होता है वो फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करता है, और जब क्या हो, गैर कार स्ट्रोक की बात आती है, नॉन वर्किंग स्ट्रोक की बात आती है, तो उसमें आपका फ्लाई व्हील जो एनर्जी स्टोर करता है उसी को इंजन से चलाता है। समझ में आती है बात? अगर ये फ्लाई व्हील की आपको पता होगा डेफिनेशन तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। समझ में आती है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर मेजरिंग एनी सैंपल बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर यू विल टेक, माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसी नमूने का मापन करने के लिए आप क्या लीस्ट काउंट की बात किया है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, और ये याद होना चाहिए। माइक्रोमीटर का मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया था, जिसमें रैचेट होते हैं, बैरल्स होते हैं, बैरल्स में भी कुछ नंबर होते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है, आपका जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 होगा। समझ में आती बात? लीस्ट काउंट जो इसका होगा वो 0.01 mm। समझ में आती बात? ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वाल्व ओपन व्हेन द कैम लोब, वाल्व तब खुलता है जब कैम लोब किसको उठाता है, तो उसको उठाता है, इसको बोलते हैं वाल्व लिफ्टर। वाल्व लिफ्टर को उठा के आप क्या करते हो, वाल्व को ओपन करते हो। समझ में आती बात? ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधे सीधे वाल्व लिफ्टर को उठा के आप वाल्व को ओपन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द प्रिवेंटिव स्केड्यूल ऑफ एन इंजन विच चेक्ड आफ्टर एवरी 1500 आवर्स ऑफ यूज्ड इज कॉल्ड, जिस इंजन की प्रत्येक 1500 घंटे के उपयोग के बाद जांच की जाती है उस निवारक रख रखाव अनुसूची को क्या कहा जाता है? देखो इसके बारे में तो आपको जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। और ये किस में रखा जाता है, इसको रखा जब भी 1500 आवर की बात करेगा तो वो सीरीज सी के अंतर्गत आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप पहली बार देखे रहोगे, आपको भी नहीं पता और ये किसी को भी नहीं आता है। समझ में आती बात? ये किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि जब इसके बारे में आप डेटा दे देता है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है और ये आपको नहीं पता होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, वहां पे नेगेटिव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। Charge indicator on panel does not show when engine is running. It can be probably due to, पैनल पर मौजूद चार्ज इंडिकेटर यह नहीं दिखाता है कि कब इंजन चल रहा है, यह संभवतः निम्नलिखित में की वजह से हो सकता है। बताओ। ओपन सर्किट इज इन ए स्टेटर बाइंडिंग, ओपन सर्किट, डायनेमो इज सेट अ हाई वोल्टेज, करंट रेगुलेटर इज सेट अ वेरी लो, या डायनेमो इज सेट एट अ लो वोल्टेज। किसके कारण होता है बताइए जरा, ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है?
पैनल पे मजबूत चार्ज इंडिकेटर कहाँ लगा होता है? कार के डैशबोर्ड पे भी आप देखते हो कभी कभी इंजन चल रहा है, ये नहीं दिखाता है। ये किसकी वजह से हो सकता है? स्टेटर वाइंडिंग के खुला पथन के लिए ओपन सर्किट हो जाता है, क्लोज सर्किट नहीं रहता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी वजह से वहां पे आपको डैशबोर्ड पे इंजन को नहीं दिखाता है कि रन कर रहा है, कि वो रुका हुआ है। समझ में आती है बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? व्हेन टू डिसिमिलर रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन अ पैरेलल, जब दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो बताइए क्या होता है उसमें, बताइए जरा। जब दो असमांतर प्रतिरोध आपका जोड़ा जाता है, तो असमांतर मतलब की बात क्या कर रहा है? समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम का मतलब ये है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका जोड़ा गया है, ये बना रहे हो, और ये आपका क्या है? R1 है, ये आपका R2 है। समझ में आती है बात? ये ऐसे बोला है कि R1 R2 को दो, और ये किसमें है? पैरेलल में है। सीरीज में होता तो कैसे होता? ये सीरीज में है आपका R1 और R2, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है ये करंट I जाता है और इसमें क्या जाता है? I1 जाता है, और इसमें क्या जाता है? I2, फिर यहां से I1 और यहां से I2, I1 और I2 यहां मिला के फिर ये करंट को पूरा करते हैं, तो ये I क्या डिफरेंस हो रहा है? I आ रहा है, और इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में जो I जाएगा वही I इसमें भी जाएगा और वही I इसमें भी जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल होता है वो R1 में पोटेंशियल अगर यहाँ पे V है तो इसमें पोटेंशियल आपका V1 इसमें भी होगा, और इसमें भी पोटेंशियल आपका क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है पैरेलल सर्किट में। ध्यान से सुनो, पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिफरेंस होता है, समझ में आती है बात? और सीरीज में आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम जाती है। समझ में आती है सब बातें? क्लियर है? बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो आपका इसमें क्या क्वेश्चन बोला है आपसे कि जब आपका यहां से क्या बोला है आपको कि जब आपका दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, तो आप देखो करंट की बात कहां कर रहा है? करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर इज सेम, नहीं, ये तो सीरीज में होता है, हमने अभी देखा ये सीरीज में होता है। करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि धारा दोनों में अलग अलग होगी। धारा किसमें सेम होगी? सीरीज में। अगर वोल्टेज इज डिफरेंट बिटवीन द टर्मिनल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होता है, समांतर श्रेणी में विभवांतर आपका आपका वोल्टेज सेम होता है। समझ में आती है सब बातें? क्लियर है? समझ में आती है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडिटिव्स इन इनकरेक्ट? एडिटिव्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सीडाइजिंग इनहिबिटर आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का ऑक्सीकरण रोकने के लिए ऑक्सीकरण निरोधकों का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट डिप्रेशर is used to remove and to lose their deposit caused by dirt। गंदगी की वजह से हुए जमाव को ढीला करने और हटाने के लिए डिटर्जेंट डिप्रेशर का उपयोग किया जाता है। या एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट फॉर्मिंग ऑफ ऑयल। तेल का झाग बनने से रोकने के लिए जंग रोधकों का उपयोग किया जाता है। प्योर पॉइंट आपका पुअर पॉइंट डिप्रेसर्स आर यूज्ड टू लोअर देन द टेम्परेचर एट विच ऑयल बिकम टू थिक टू फ्लो। बहाव बिंद और नमक का उपयोग उस ताप को कम करने के लिए किया जाता है जिस पर तेल बहने के हिसाब से अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है। तो एडिटिव के बारे में क्या गलत है बताइए जरा। एडिटिव के बारे में जो गलत है वो है ये, एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट फॉर्मिंग ऑफ ऑयल। बिल्कुल गलत बात है। तेल के झाग बनने से रोकने के लिए जंग रोधकों का उपयोग किया जाता है, ये नहीं करता है। समझ में आती बात? बाकी जो है ऑक्सीडाइजिंग इनहिबिटर्स, डिटर्जेंट डिप्रेशर और पुअर पॉइंट डिप्रेशर, ये आपका तीनों क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आती बात आपको? क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बताओ। क्या बोला है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड किससे बनाते हो आप? कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील से बनाओगे, माइल्ड स्टील से बनाओगे, कॉपर से बनाओगे, एल्युमिनियम एलॉय से बनाओगे। फिर मैं आपको वही टेबल दिखाऊंगा जो आपको शुरुआत में ही एक टेबल दे दिया, और इसलिए भी दिया है ताकि आप देखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। समझ में आती बात? ये तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल पूरा आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। देखो ये टेबल कौन सा है? ये आपका टेबल है ये। तो आपसे क्या पूछा अभी? कनेक्टिंग रॉड पूछा है। किससे बना रहे हो आप? फोर्ज लो स्टील से, यही तो पूछा है। फोर्ज लो स्टील से आप ये बना रहे हो। समझ में आती बात? तो आपको ये अब ध्यान होना चाहिए, ये टेबल आपको अब याद हो जाना चाहिए। समझ में आती बात? ये
ये टेबल अब आपको ध्यान हो जाना चाहिए और इसी से बार बार क्वेश्चन इसी से आएगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन से बार बार ये क्वेश्चन आपका आएगा। समझ में आती बात, ये क्लियर है यहाँ पे। तो 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका, 62 जो क्वेश्चन है आपका, ये किससे बना होता है? ये आपका बना होता है फोर्ज स्टील से, ध्यान है, वो टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, which of the following exhaust system component convert harmful carbon monoxide हाइड्रोकार्बन into CO2 and water vapor? निम्नलिखित में से कौन सा निकास प्रणाली का घटक हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोकार्बन को CO2 और जलवाष्प में परिवर्तित करता है? बताइए कौन सा है इसमें से करेक्ट, बताइए। रेजोनेटर चैम्बर, रिडक्शन चैम्बर, कैटालिटिक कन्वर्टर या मफलर? बताइए। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है, देखिए कि आपका जो कौन सा कन्वर्टर निकास प्रणाली आप इस्तेमाल करोगे, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? CO2 में। और जो आपका क्या है? HC है, क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन HC है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? H2O में। इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके क्या इस्तेमाल किया जाता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। और ये हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनता है, ये भी तो रीजन जानो। क्या होता है कि जब आप ईंधन को इंजन में डालते हो, समझना जरा बात को, जब कभी भी आप ईंधन को इंजन में डालते हो तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ईंधन आपका जल जाए, उसमें कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो जलते नहीं है। जब फिर आप उसमें ईंधन डालते हो, उसके बाद जो बचे हुए ईंधन भी उसमें से जलते हैं, या जिनको बोलते हैं अनबर्न फ्यूल, वो जब निकलता है तो वहां पे आपका क्या, फ्यूल के साथ आपका हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो एज पॉल्यूशन की तरह काम करती है। तो उसको बचाने के लिए गाड़ी में आप इस्तेमाल करते हो कैटालिटिक कन्वर्टर। कहां लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर? जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है उससे पहले आपका कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, ताकि आप जो हाइड्रोकार्बन है और जो आपका क्या है हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको आप कन्वर्ट कर पाओ, किसमें? जलवाष्प में कन्वर्ट कर पाओ हाइड्रोकार्बन को, और आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट पाओ। तो ये है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। यहां से इंजन इमिशन हुआ, वही बात, अनबर्न्ड कार्बन आके आपका हाइड्रोकार्बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गया और NOx गया। समझ में आती? ये कैटालिटिक कन्वर्टर आपने लगाया। यहाँ पे जो कैटालिटिक कन्वर्टमेंट में अगर आप हाइड्रोकार्बन से जलवाष्प बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्लेटेड लगेंगी, हाइड्रोकार्बन से आप H2O बनाओगे। CO को क्या करोगे? पैलेडियम, पैलेडियम का इस्तेमाल करके, पैलेडियम का इस्तेमाल करके आप CO को क्या करोगे? CO2 करोगे। NOx में क्या लगाओगे? रोडियम, रोडियम का इस्तेमाल करके आप NOx को किसमें कन्वर्ट करोगे? नाइट्रोजन में। ये पूछा जाता है और बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपसे HC और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा है, बाद में आपको NOx के बारे में पूछा जा सकता है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो एज ए कन्वर्टर आप यूज कर रहे हो, जिसकी मदद से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप क्या बताओगे? प्लेटिनम। और आप जब अगर हाइड्रोकार्बन से H2O किससे बन रहा है? प्लेटिनम। समझ में आती बात? NOx से N2 किससे बना रहे हो? रोडियम। ये पॉइंट आपको एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, बात को समझ लो। क्लियर है कि एग्जाम में आने वाले पॉइंट है। कैटालिटिक कन्वर्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। समझ में आती बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with 12 volt rating is connected with the load of 20 ohm. If electric supply is provided its primary coil by DC source of 220 volt, then 12 वोल्ट रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को 2 ओम के लोड से जोड़ा गया। यदि इसकी प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट के डीसी सोर्स से विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है तो इट्स आउटपुट वोल्टेज कितना बता रहा है? 12 वोल्ट। समझ में आती बात? दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा क्या ऑप्शन है? इसका आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। इट्स आउटपुट करंट इज कितना दे रखा है? 110 होगा, और इसका आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 होगा, और इसका इट्स आउटपुट करंट विल बी 6 होगा। बताइए जरा क्या होगा इसमें? बताइए जरा इसमें क्या होगा?
जो ये आपकी बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर की बातें कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर की जो बातें होती हैं वो किस में कन्वर्ट की जाती है, एसी सर्किट की बात। और यहाँ पे आप किस में कर रहे हो, डीसी स्रोत में। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये जो इस्तेमाल आप करते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई आप जो करते हो प्राइमरी कोल, वो डीसी सोर्स पे नहीं होता, वो एसी सोर्स पे होता है, अल्टरनेट करंट पे होता है, डायरेक्ट करंट पे नहीं होता है। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो जीरो आएगा। यही पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है, एसी करंट के लिए होता है, डीसी के लिए वो नहीं होता है। समझ में आ गया बात, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्मोसेट वॉल्व। थर्मोसेट वॉल्व के लिए सही विकल्प चुने। इट स्टार्ट ओपनिंग एट अप्रॉक्स 90 डिग्री, it start opening at approx 20 degree, it start opening at approx 50 degree, it start opening at approx 80 degree। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि थर्मोस्टेट वाल्व के लिए जो आपका ओपनिंग होना चाहिए वो 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये याद कर लो आप, ऐसा नहीं कि इस बार आया तो नहीं आएगा, ये आता ही रहता है। समझ में आती बात, ये आता ही रहता है। तो ये इससे करके ये पूछा जा सकता है कि वो डिवाइस बताओ जो स्टार्ट ओपनिंग एट अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको वो क्या डालोगे, थर्मोस्टेट। बदल बदल के वही क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आपके साथ खेलेगा और आप वो कर चुके हो। समझ में आती बात, ये क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूसेस 1 पावर स्ट्रोक इन 6 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, produces 1 power stroke in 8 revolution of crankshaft, produces 1 power stroke in a 4 revolution of crankshaft, produces 1 power stroke in a 2 revolution of crankshaft। किसकी बात किया है, 4 स्ट्रोक इंजन की। तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपका 2 स्ट्रोक तब मिलता है जब आपका क्रैंकशाफ्ट कितना चक्कर लगाता है, 2। क्या हो गया, 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन करता है आपका क्या, क्रैंकशाफ्ट, तब आपको क्या मिलता है, 4 स्ट्रोक। अगर यहीं पे हम 2 स्ट्रोक की बात कर लें तो कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट का, 2 स्ट्रोक जब बात आएगी तो वहां पे क्रैंकशाफ्ट आपका रिवोल्यूट करेगा वो एक बार। समझ में आती बात, वो कितनी बार, 2 बार। तो जब कभी भी 4 स्ट्रोक की बात आएगी, क्रैंकशाफ्ट की बात आएगी, क्रैंकशाफ्ट आपका 2 चक्कर पूरा करेगा तब आपको 4 स्ट्रोक मिलेंगे। लेकिन आप 2 स्ट्रोक की बात करोगे तो 1 रिवोल्यूशन करेगा तब आपको क्या मिलेगा, 2 स्ट्रोक मिलेगा। तो ध्यान रखना, अभी आपसे 4 स्ट्रोक पूछा है, बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है, बाद में आपसे पूछा जाता है 2 स्ट्रोक का। तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन पर साइकिल। ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव और प्रति चक्कर के लिए एक कारक के अनुपात को क्या जाना जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अभी इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, ये तो बात हम लोग कर चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को आप क्या बोलते हो, बोलते हो आप ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन बाई ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2। इसी को तो बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट। क्या लिखा जाएगा आपका, कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करोगे उसको हम सी से दिखाते हैं और उसमें आता है एनर्जी में डिफरेंस अपॉन क्या, वर्क डन। क्या बताता है ये, एनर्जी में फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी इज करेक्ट। समझ में आती है सब बातें, क्लियर है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, जिसमें आपका ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन अपॉन ओमेगा मीन होता है। लेकिन ये क्या है, फ्लक्चुएशन का क्या, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन। क्लियर है ये सब बातें, इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोपोलिन ग्लाइकॉल इज जनरली, इसका कलर पूछा है। अब ये इसके बारे में आप पढ़े होगे तो तुरंत आप बता दोगे कि प्रोपोलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो क्या होता है, आपका रेड होता है। आपका क्या होता है, वो रेड होता है। प्रोपोलिन, जब प्रोपोलिन की बात कर रहा है तो कार्बन का कितना एटम होगा, कार्बन का आपका एटम होगा C3H8 और O2। समझ में आती बात, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हो आप प्रोपोलिन ग्लाइकॉल। समझ में आती है बात, ये पूछा जा सकता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको
पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइस यूज्ड टू रिड्यूस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जॉस्ट इज नोन एज। एग्जॉस्ट गैस से निकलने से उत्पन्न ध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो बताओ? साइलेंसर का इस्तेमाल करते हो आप, ताकि वहां से ध्वनि कम निकले। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मफलर। मफलर कहां लगा होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद मफलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस आपकी निकल रही हैं उनका साउंड आपका क्या हो? कम हो। समझ में आती बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑयल सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू इंडेक्स रोटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बाय। इंडेक्स रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को तेल की आपूर्ति द्वारा प्रदान की जाती है। कंट्रोल लीवर, मीटिंग पंप, इंजेक्टर या गियर पंप? बताओ जरा किस में होता है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है गियर पंप में। समझ में आती बात? गियर पंप में। समझ में आती बात? गियर पंप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर एक तरह का क्या है? टर्बोचार्जर आपका एक तरीके का क्या है बताइए जरा, क्या होता है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इट ट्रांसफर पावर टू द व्हील, या पहियों में शक्ति आंतरित करता है, या इंजन की दक्षता को बढ़ाता है, या क्रैंक की शक्ति को आंतरित करता है, या एग्जॉस्ट से इंजन को उष्मा आंतरित करता है। क्या करता है बताइए? तो जो आपका ये जब कभी भी नाम टर्बो चार्जर का आया, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का कंप्रेशर है। क्या है? कंप्रेशर है। टर्बो चार्जर का नाम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए ये प्रकार का रोटेटरी क्या है? आपका कंप्रेशर है। इसका इस्तेमाल क्या कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल आपका ये क्या करता है? ये आपकी डेंसिटी जो होता है वो एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में फ्यूल की डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे आपका क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ इंजन बढ़ जाएगी। सुपर चार्जिंग का जैसे काम डीजल में होता है, सेम काम टर्बो चार्जर का भी होता है, डेंसिटी को आपको बढ़ा देता है। समझ में आती बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट कंपोनेंट दैट कनेक्ट टू द सिलेंडर हेड एंड डायरेक्ट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ईस्ट सिलेंडर पाइप? बताइए इसको क्या है? बताइए जरा क्या है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निकास घटक है जो सिलेंडर हेड से जुड़ता है और प्रत्येक सिलेंडर निकास को एक पाइप में ले जाता है? उसका नाम क्या होता है? मफलर? नहीं। कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद होता है कैटालिटिक कन्वर्टर? नहीं। ये तो हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट करता है? H2O और CO2 में। एग्जॉस्ट ज्वाइन? बिल्कुल भी नहीं। क्या है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये तो दो ऑप्शन आपने पढ़ा है ना, मफलर और कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। समझ में आती बात? ये क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है? Which of the following is not related to crankless dilution? निम्नलिखित में से कौन सा क्रैंकलेस तनुकरण से संबंधित नहीं है? एक्सेसिव आइडियल टाइम, अत्यधिक निष्क्रिय समय, इनकम्प्लीट कंबशन अपूर्ण दहन, लीकेज इन इंजेक्टर इंजेक्टरों में रिसाव, या इंक्रीज इन ऑयल प्रेशर या तेल के दाब में वृद्धि? कौन सा नहीं रिलेटेड है आपका? कौन सा रिलेटेड नहीं है? ये आपका क्या नहीं है? ऑयल के प्रेशर, ये इंक्रीज इन ऑयल प्रेशर तेल के दाब में वृद्धि से संबंधित नहीं है। बाकी वो क्या करता है? अत्यधिक एक्सेसिव आइडियल टाइम है, इनकम्प्लीट कंबशन है, और आपका लीकेज इन इंजेक्टर, ये तीनों से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है नॉट रिलेटेड। ये ध्यान रखना, नॉट रिलेटेड। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इंक्रीज इन ऑयल प्रेशर। समझ में आती बात? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ गैसेस इज नोन एज। गैसों को सामान्य प्रवाह के प्रतिरोध को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? साइड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? साइड प्रेशर। समझ में आती बात? रेजिस्टेंस टू नॉर्मल फ्लो ऑफ गैसेस, रेजिस्टेंस टू नॉर्मल फ्लो ऑफ गैसेस, गैसों को सामान्य प्रवाह को प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? साइड प्रेशर कहा जाता है। समझ में आती है बात? लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है? A graph is plotted of rating the performance of an engine, then equipment used to obtain this graph is known as। एक डीजल इंजन, ध्यान से सुनना, एक डीजल इंजन के प्रदर्शन की रेटिंग के लिए एक ग्राफ बनाया गया। तो इस ग्राफ को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? बताइए जरा। फिलर गेज? बिल्कुल नहीं। फिलर गेज का मतलब क्या होता है? क्लियरेंस को मेजर करना। क्लियरेंस को क्या करता है? ये मेजर करता है। स्नैप गेज? ये भी नहीं, ये आप तो मेजरिंग डिवाइस है। डायल गेज भी मेजरिंग डिवाइस है, आपको उसको बोलते हैं, ये तुरंत ऑप्शन देख के आप बता दोगे,
इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजन इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंजन इंडिकेटर डायग्राम। ये आपके जो टेक्निकल पार्ट था आपका हुआ कंप्लीट। आशा करते होंगे आपको एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। समझ में आती बात? क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।